सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज यर्जन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो ये नीट की दूसरी वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मेरा पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में हम सम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा खत्म करेंगे, जिसमें हम पूरा एनसीईआरटी का वन शॉट करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन आपको मैं एनसीईआरटी पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो मिस नहीं करूंगा फॉर नीट 2025, ठीक है। अगर आप क्लास 11th में है तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है, आपके सारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर क्लास 12th में अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो भी आप ये वीडियो देखना, जिससे आपके सारे बेसिक्स और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो उससे पहले, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो मैं एक दिल से बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कुछ ने सब्सक्राइब करा है बट कुछ ने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो अगर आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हमको मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक भी करना और कॉमेंट भी बताना, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है, वीडियोज़ में। तो कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी स्टार्ट ही करा है चैनल। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छा जो कंटेंट मिलेगा, मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमको पढ़ना है इस क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो एटम क्या होता है? एटम कहां से आया? एटम यू से आया, ठीक है, विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, मतलब इनडिविजिबल है, ठीक है। एटम जो है वो इनडिविजिबल है, आप उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसको फर्दर डिवाइड या फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये उसने बोला, ठीक है। ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली है पहले ही। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है, वेरी सक्सेसफुली। However, it failed to explain the results of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, get electrically charged. तो उसने ये नहीं बताया था कि जो सब्सटेंस को रब करते हैं ना, सब्सटेंस को रब करते हैं हम किससे? सिल्क से या फर से, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। जैसे आपने बचपन में किया होगा ना कि गुब्बारे को पहले तेल से रब किया होगा, जो अपने हेयर ऑयल है उनसे रब किया होगा, फिर आपने चिपकाया होगा तो वो कंडक्ट हो जाता है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई दे स्टिक ऑन द वॉल्स, ठीक है, वो स्टिक हो जाते हैं वॉल्स पे। तो आपने देखा होगा कंडक्ट करके। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कि डाल्टन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में, ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने लॉज दिए और कहां वो फेल हो गए, उसके बाद एक नया लॉ आया। इन दिस यूनिट वी विल स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। These established that atoms are made up of subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons। तो सबसे पहली थ्योरी क्या आई कि जो एटम है वो इंडिविजुअल तो है, बट उस एटम में भी कुछ सब एटमिक पार्टिकल्स है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो उसकी पहले हम देखते हैं डिस्कवरी, ठीक है, उसकी पहले हम देखेंगे डिस्कवरी की, कैसे वो डिस्कवर हुए। तो देखो, पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, पहला है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसने करा था? देखो, नीट वालों को याद रखना है, सब नीट वालों को सब याद रखना है कि माइकल फेराडे showed that if electricity passed through a solution of an electrolyte, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो केमिकल रिएक्शंस अकर्ड एट इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमने 12th में पढ़ रखा है, ठीक है, रिजल्टेड इन द लिबरेशन डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड से एनोड जाएगा या एनोड से कैथोड जाएगा, तो क्या होता है? डिपोजिशन होता है किसी भी सब्सटेंस का कैथोड पे। ही फॉर्मुलेट सर्टेन लॉज व्हिच यू विल स्टडी इन द क्लास 12th, ठीक है, जो सॉल्यूशन चैप्टर है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। अब देखो, उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट कैसे करा। तो देखो, उन्होंने सिलेंड्रिकल एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली और वहां पे एक एटम रखा। क्या रखा? वहां पर एक एटम रख दिया और उस एटम को, ठीक है, हाइड्रोजन एटम मान लेते हैं हम, ठीक है। उन्होंने क्या रखा? उन्होंने एक बीच में हाइड्रोजन एटम रखा और उन्होंने लो प्रेशर दिया, प्रेशर लो था, और हाई वोल्टेज दिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई वोल्टेज दिया। और वहां पर दो इलेक्ट्रोड उन्होंने लगाया, ठीक है, एक कैथोड लगाया, एनोड लगाया। कैथोड को उन्होंने नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करा और एनोड को उन्होंने पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। फिर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। अब देखो, जब उन्होंने क्या दिया? वेरी हाई वोल्टेज दिया ना, तो हाई वोल्टेज की वजह से जो हाइड्रोजन एटम था उसमें से एक पार्टिकल बाहर निकला, ठीक है, उसमें से एक पार्टिकल बाहर निकला। उनको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है, अभी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन है, बट वहां पे उस टाइम उनको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है। तो एक पार्टिकल बाहर निकला, ठीक है। अब पार्टिकल बाहर निकला तो क्या होगा? अब जो पार्टिकल था वो एनोड की तरफ जा रहा था, ठीक है, कहां जा रहा था? एनोड की तरफ जा रहा था वो पार्टिकल। एनोड क्या है? पॉजिटिव, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। एनोड की तरफ जा रहा था वो पार्टिकल, और कहां से जा रहा था? उन्होंने देखा कि कैथोड से जा रहा था, तो उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया? उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को बोल दिया कैथोड रेज। क्या बोल दिया उन्होंने? कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स,
ठीक है। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो उन्होंने देखा कि कोई पार्टिकल या करंट था, वो कहां से फ्लो हुआ, कैथोड से एनोड फ्लो हुआ, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया उसका, कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स नाम रख दिया। ठीक है, अब ये जो एनोड था उन्होंने, ठीक है, ये एनोड था, उसमें क्या कर दिया उन्होंने, होल कर दिए। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, होल कर दिए, और आगे क्या लगा दिया, आगे एक फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा दी। ठीक है, आगे एक फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा दी, जिससे कि जैसे ही वो उस पर डिटेक्ट हो, ठीक है, उस कोटिंग पे या उस स्क्रीन पर डिटेक्ट हो, उस स्क्रीन पे डिटेक्ट हो कोई पार्टिकल, अभी हमको पता है इलेक्ट्रॉन है, बट उनको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही वो डिटेक्ट हो, ठीक है, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आया, उस पर डिटेक्ट हुए, इस पर एकदम से ग्लो करे। ठीक है, स्क्रीन पे क्या होगा, ग्लो करेगा, स्क्रीन पे क्या करेगा, ग्लो करेगा, तो उनको पता लगा कि कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज कैसे पता लगा, क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहा था। ठीक है, एनोड से अट्रैक्ट हो रहा था, उनको लगा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एनोड पे होल कर दिया, एनोड पे होल करेगा तो क्या होगा, एनोड से जैसे होल करेगा तो वो एनोड से पास होकर कहां चल जाएगा, जिंक एस पे चल जाएगा। ठीक है, उन्होंने कौन सी फ्लोरोसेंट कोटिंग यूज करी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग उन्होंने यूज करी, जिससे कि उनको पता लगा कि वहां पर क्या हो रहा है, ग्लोइंग हो रही है। ठीक है, ग्लो हो रहा है, जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी वो क्या हो रही थी, ग्लो हो रही थी। आगे चलते हैं, तो देखो रिजल्ट्स क्या थे, द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टू द एनोड। कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन सी है, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन सी है, कैथोड से एनोड जा रही थी। दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स। या तो फ्लोरोसेंट यूज करा उन्होंने या फॉस्फोरेसेंट। ये क्या होते हैं, ये जैसे ही कोई पार्टिकल पे पड़ता है ना तो लाइट ग्लो होते हैं, क्या होते हैं, ग्लो होते हैं, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। ठीक है, ये ग्लो होते हैं जैसे ही कोई पार्टिकल हिट करता है, इनको हिट करता है इनकी स्क्रीन पर। जैसे मैंने आपको बताया जिंक एसएन, ये क्या है, एक फ्लोरोसेंट है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। तो ये टेलीविजन में भी इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। ठीक है, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना ये यहां पे जाएगी ना ये यहां पे जाएगी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो स्ट्रेट मूव करेगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उन्होंने क्या देखा कि जब हमने इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उनका बिहेवियर एकदम सेम था जैसा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होना चाहिए। जैसा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होना चाहिए वैसे ही वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो बिहेवियर है वो एकदम सेम टू सेम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसा है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ऐसे करके आया समझ में, ऐसे करके फाइनली इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑन द एनोड, these were cathode rays or cathode ray particles. The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind the anode with phosphorescent मटेरियल जिंक सल्फाइड। ठीक है, मैंने भी बताई दिया आपको कि जो एनोड है उसमें क्या कर दिया, छेद कर दिया और उसके बाद क्या लगा दिया, फॉस्फोरेसेंट लगा दिया, जिंक सल्फाइड, जिससे कि पता लगा जैसे ही वो ग्लो करा तो पता लग रहा है कि हमको जो इलेक्ट्रॉन था वो हिट कर रहा था स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, हिट कर रहा था स्क्रीन पर। When these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्राइट स्पॉट डेवलप हो रहा था, इसमें बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्राइट स्पॉट डेवलप हो रहा था किस पे, जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे। तो दैट्स हाउ दे हैव डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। चलते हैं आगे। नाउ उन्होंने क्या निकाला इसके बाद, उन्होंने इसके बाद निकाला चार्ज टू मास रेशियो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था अपॉन मास का रेशियो निकाला। वो कैसे निकाला देखते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने निकाला। ठीक है, एक्सपेरिमेंट निकाला ना कि थ्योरेटिकली निकाला। तो देखो द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने निकाला था। ठीक है, याद रखना नीट वालों, जे थॉमसन ने निकाला था, मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमी। ठीक है, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा और एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा। देखो ये दिख रहा है ना, ये मैग्नेट जैसा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। किससे, किसके परपेंडिकुलर, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर। ठीक है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के परपेंडिकुलर क्या उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा। दोनों क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, तो व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा पहले, द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो ए पे डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, उसके डिफ्लेक्ट हुआ ए पे। ठीक है, सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर उन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो कहां पे हिट हुआ,
जो इलेक्ट्रॉन है वो पाथ सी पे हिट हुआ, मतलब डिफ्लेक्ट हुआ सी पे। पहले ए पे हुआ था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो सी पे डिफ्लेक्ट हुआ। बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ व्हिच इज फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दें, ऐसे बैलेंस करें, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो वापस से अपने बी वाले जो उसका ओरिजिनल पाथ था बी पर आ जाए। ठीक है, ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करेंगे कि जिससे जो पाथ था वो वापस बी पर आ जाए, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ था वो ओरिजिनल पाथ से सेम हो जाए। तो थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कि कितना नेगेटिव चार्ज है, द नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कितना डिफ्लेक्शन होगा। कितना डिफ्लेक्शन होगा किस पर डिपेंड करेगा, नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। Greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field, and thus greater is the deflection. जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा और उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, और मास पे क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास इनवर्स प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन से, जितना कम मास उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, जितना कम मास उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइटर पार्टिकल होगा तो जल्दी डिफ्लेक्ट होगा और हैवी पार्टिकल के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने यहाँ पे कैथोड था, ये एनोड था, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड मूव करा था, हमने देखा जो कैथोड एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने डिफ्लेक्शन करा। तो दैट्स ऑल अबाउट द चार्ज टू मास रेशियो। उसके बाद उन्होंने फाइनली इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना ज्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जितना ज्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और उतनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या होगा, जितनी ज्यादा हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा ही डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों डिफ्लेक्शन दोनों से ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज से भी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से भी। तो उन्होंने फाइनली क्या करा, एक्यूरेट मेजरमेंट्स। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट्स करे किसके, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन के ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वैल्यू निकाली, फाइनली उन्होंने एक वैल्यू निकाली, ये वैल्यू आ गई E/me इक्वल्स टू 1.758820 इंटू 10^11 कोलाम पर केजी। ठीक है, अब तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और मास का चार्ज कितना है, बट उनको नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने पहले E/me निकाला। ठीक है, जो me है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केजी में, और E जो है वो मैग्नीट्यूड है द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कोलाम। ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कोलाम, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -e, जो चार्ज होगा -e होगा। ठीक है, अब आगे क्या करा उन्होंने, अब निकाला उन्होंने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन किससे निकाला, याद रखना है आपको नीट वालों, आर ए मिलिकन ने निकाला। ठीक है, आर ए मिलिकन ने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी। कैसे निकाली, जो हमने E/me का रेशियो निकाला ना, जो हमने E/me का रेशियो निकाला उसी की हेल्प से उन्होंने E निकाला यहां से। ठीक है, उसी की हेल्प से उन्होंने E निकाला। तो ही डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, जो एक्सपेरिमेंट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या एक्सपेरिमेंट था, बट उस एक्सपेरिमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने निकाला कि जो चार्ज हो कितना है 1.6 × 10⁻19 कोलाम, जो हमको पता है सबको। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज दिस -1.602176। आपको सिर्फ याद रखना है -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 कोलाम, आपको याद रखना है। ठीक है, तो उन्होंने निकाला कैसे, उन्होंने निकाला इस तरह से। ठीक है, उन्होंने कैसे निकाला, फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक बार इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया और इसका रेशियो हमको पता है। ठीक है, इसका रेशियो हमको पता लग गया, तो इस रेशियो से हमने me की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इस रेशियो से हमने me की वैल्यू निकाल दी। E/me की वैल्यू हमने निकाल दी थी पहले थॉमसन ने, और E की वैल्यू किसने निकाल दी, आर ए मिलिकन ने। ठीक है, तो दैट्स हाउ दे हैव फाइंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके बाद ये डिस्कवरी थी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी में क्या करा उन्होंने, सेम एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट था, बस उल्टा कर दिया। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट था बट सिंपल उल्टा कर दिया। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो देखो मैं बताता हूं, आप ध्यान समझना क्या करा उन्होंने, एक पार्टिकल लिया H+, अभी पार्टिकल था H+, अब H+ कहां मूव करेगा, कैथोड की तरफ। H+ कहां मूव करेगा, कैथोड की तरफ। तो अब कहां से मूव हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला गया एनोड रेस। क्या बोला गया, जो पार्टिकल मूव हो रहे थे उनको क्या बोला गया, एनोड रेस बोला गया। उनको पता नहीं था प्रोटॉन है,
उनको बाद में पता लगा कि प्रोटॉन है। उन्होंने क्या करा, जो कैथोड था उसके अंदर छेद करे, ठीक है, कैथोड के अंदर होल्ड करे और फिर वहां पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। और जैसे ही वो पार्टिकल, जो पॉजिटिव पार्टिकल थे, वो वैसे ही जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे हिट होंगे तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या होगी? ग्लो करेगी। जैसे ही हिट होंगे पार्टिकल्स, वो स्क्रीन क्या करेगी? ग्लो करेगी और उनको पता लग जाएगी कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि वो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे थे। कैथोड के साथ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये कैथोड जो है नेगेटिव है, तो जो पार्टिकल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इन एनोड रेस बोल सकते हैं, या उन्होंने क्या बोला? इनको कैनाल रेस बोला, ठीक है। इनको क्या बोला? पहले हमने क्या बोला था? कैथोड रेस, जो कैथोड से आ रही थी। अब या तो एनोड रेस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कैनाल रेस। क्या बोल सकते हैं? कैनाल रेस। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, उनको क्या बोला? कैनाल रेस कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर लिस्टेड बिलो। अनलाइक कैथोड रेस, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट द कैथोड, ठीक है। जो कैथोड रेस थी ना, वो डिपेंड नहीं करी थी आप कोई भी मटेरियल लो, ठीक है। आप हाइड्रोजन लो, हीलियम लो, लिथियम लो, बट जो कैनाल रेस है वो डिपेंड करेगी कि आप कौन सा पार्टिकल ले रहे हो, ठीक है, कौन सा एटम ले रहे हो, हाइड्रोजन का एटम ले रहे हो, हीलियम का एटम ले रहे हो। सो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो दीज आर द सिंपली, ये क्या है? सिंपली क्या है? सिंपली चार्ज गैशियस आयन है, ठीक है। तो मैंने बताई दिया जो सिंपली क्या है, चार्ज गैशियस आयन है। जो H+ है वो क्या है? गैशियस आयन है। इसमें हमने क्या करा? हाई वोल्टेज लगाया। तो हाई वोल्टेज लगाने के बाद पार्टिकल रिलीज हुए, जो कि क्या थे? प्रोटॉन्स थे। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। चार्ज टू मास रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उसमें क्या था? एक फंडामेंटल था इलेक्ट्रिक चार्ज का, एक फंडामेंटल यूनिट थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। कौन सी? इलेक्ट्रॉन, ठीक। कुछ में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट था। अगर कोई आयन होगा तो प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो उन्होंने ये बोला कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी प्रेजेंट थी। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड। जो हमने कैथोड रेज में देखा था ना, उससे बिल्कुल अपोजिट था, ठीक है। उससे बिल्कुल ही अपोजिट था, ठीक है। बिहेवियर था वो बिल्कुल अपोजिट था। किससे? कैथोड रेस से, ठीक है। ये वाली कौन सी रेस है? कैनाल रेस। वो कौन सी थी? कैथोड रेस, ठीक है। अब देखो, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। सबसे जो लाइटेस्ट होगा वो हाइड्रोजन से होगा, उसको बोला गया प्रोटॉन, ठीक है। उसको क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। तो बोला H+ को क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। लेटर नीड वाज फेल्ट टू प्रेजेंस। अब लेटर क्या हुआ? उन्होंने एक नीड उनको फील हुई फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल इज वन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ एटम्स। अब ये जो डिस्कवरी की थी वो पता होनी चाहिए आपको। ये डिस्कवरी किसने करी थी? तो डिस्कवरी करी थी चैडविक ने, ठीक है। जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? चैडविक ने करी थी 1932 में। अब कैसे करी थी? देखो, बाय बोम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने बेरिलियम की थिन शीट ली थी, ठीक है। बेरिलियम की थिन शीट ली थी और उसको बोम्बार्ड किया था, उसको मारा था, ठीक है। बोम्बार्ड किया था। बोम्बार्ड मतलब हैवी, हाई प्रेशर से उनको उसको बोम्बार्ड करना है, मारना। अब बोम्बार्ड जब किया ना उन्होंने, तो क्या हुआ? When electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of protons were emitted. तो यहाँ प्रोटॉन से ज्यादा वाले पार्टिकल्स क्या हुए? एमिट हुए। किसका था? प्रोटॉन ज्यादा वाला मास किसका था? न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो न्यूट्रॉन एमिट हुए। क्या एमिट हुए? न्यूट्रॉन एमिट हुए। न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको क्या बोल दिया उन्होंने? ही नेम दीज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन दिस टेबल, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या करा? बेरिलियम की शीट ली और बेरिलियम की शीट पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बोम्बार्डमेंट करा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स अभी हम पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम 2He4 होता है, हीलियम पार्टिकल होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स का क्या करा? बोम्बार्डमेंट करा बेरिलियम की शीट से। तो क्या हुए वहां पर? कौन से पार्टिकल रिलीज हुए? कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज हुए? न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए, ठीक है, जिनका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ही ज्यादा था। अब हम देख लेते हैं मासेस। तो इलेक्ट्रॉन का हमको पता है, ये चार्ज है -1.6 × 10⁻⁹ कोलम। प्रोटॉन का भी उतना ही होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन का 0 होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। रिलेटिव चार्ज -1 +1 और 0 अगर रिलेटिव की बात करें, ठीक है। मास की बात करो तो मास में जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। ये kg में है सब, ठीक है। ये किसमें है? kg में है सब। प्रोटॉन का जो है वो -1.67 होता है, 2 होता है, और न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा होता है 1.674, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर आप अप्रॉक्स नहीं लोगे, अगर आप एक्यूरेट लोगे तो न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है 1.674 और प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg और इंटू 10⁻27 kg। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए तीनों के मासेस और तीनों के चार्जेस। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसके बाद, ठीक है, हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसके बाद हमारे आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक मॉडल जो हमको पढ़ने की कैसे कैसे धीरे धीरे उनको पता लगा कि क्या क्या प्रेजेंट है एटम में और क्या क्या कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी के अराउंड। तो उन्होंने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वर प्रपोज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम, ठीक है।
ऑल्दो सम ऑफ दीज मॉडल्स वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाए थे कुछ मॉडल्स. टू ऑफ दीज मॉडल्स, वन प्रपोज बाय जे थॉमसन, अदर प्रपोज बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड आर डिस्कस बिलो. तो हमारे को 2 मॉडल्स पढ़ने, उसके बाद बोर वाला भी पढ़ेंगे, तो हमको 4 मॉडल्स पढ़ने, ठीक है. तो हमको सबसे पहले पढ़ना है थॉमसन, देन रदरफोर्ड, देन बोर्ड्स मॉडल, और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिससे सब सारे कॉन्सेप्ट, सारे कोई भी उसकी लिमिटेशन नहीं थी, जो वो कौन सा था, वो हमारा था क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है. वो हम लास्ट में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, जिससे हमारे सारे आंसर मिल गए थे, ठीक है, जिससे हमारे सारे आंसर मिल गए थे, ठीक है. तो चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा जे थॉमसन. जे थॉमसन ने क्या बोला, आप देखो. जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम पॉजेस द स्फेरिकल शेप. उसने बोला कि स्फेरिकल शेप होती है, कोई भी एटम है हमारा, उसकी क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, स्फेरिकल शेप है, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर सो एज टू गिव द मोर स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट. उसने क्या बोला कि जो पहले पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन भी यहां पर ही अंदर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी यहां पर ही अंदर है, एम्बेडेड है उस एटम के अंदर, स्फेरिकल शेप के अंदर. मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन दिस मॉडल. अब देखो क्या क्या मॉडल के नाम दिया अलग अलग. प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन. देखो वाटरमेलन खाया ना आपने, तो वाटरमेलन का उन्होंने क्या बोला, जो सीड्स थे ना, जो सीड्स थे उसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया, जो सीड्स थे उसको इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर किया गया, और जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट, जो रेड पार्ट होता है, जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसको उन्होंने बोल दिया प्रोटॉन्स, ठीक है. वो एकदम यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेड है, तो उनको उन्होंने बोल दिया प्रोटॉन्स. तो दैट्स हाउ ही कंपेयर्ड द एटम विद द वाटरमेलन, प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग, ठीक है. तो ये जो थे वो इलेक्ट्रॉन थे, जो सीड्स थे हमारे, और ये जो था हमारा पूरा पॉजिटिव स्फीयर था, ठीक है. दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज द पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद द प्लम्स और सीड्स एम्बेडेड इनटू इट. जो प्लम्स और सीड्स थे उसने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया, ठीक है. जो प्लम्स थे, प्लम पुडिंग में प्लम्स होते हैं और वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, उसको उसने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया, ठीक है. तो एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम. जो मास था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब हर जगह आप देखोगे ना, अगर उसने ऐसे बोला कि हर जगह आप देखोगे तो मास जो है वो सिमिलर आएगा, ठीक है, हर जगह मास क्या आएगा, सिमिलर आएगा, बट ऐसा नहीं था. Although the model was able to explain the overall neutrality of the atom. उसने क्या बोला कि जो ओरल एटम होगा ना वो न्यूट्रल होगा, मतलब क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब प्लस 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 प्लस, तो माइनस 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 माइनस, मतलब अगर 4 प्लस होंगे तो 4 माइनस होंगे, तो पूरा एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. ये उसने बताया, बट उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है. उसने इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि न्यूट्रल कैसे हैं. बट नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ द लेट एक्सपेरिमेंट्स, थॉमसन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज. उसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, कि उसने क्या बोला था कि उसने जो एटम का स्फीयर है उसको किससे कंपेयर किया था, प्लम पुडिंग से और वाटरमेलन से. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी, ठीक है. अब रेडियो एक्टिविटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. तो हेनरी बैक्वेल ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन एंड नेम दिस फिनोमेना एज रेडियो एक्टिव, ठीक है. रेडियो एक्टिविटी उनको उसको बोला गया. उसने देखा कि कुछ एलिमेंट जो है वो रेडिएशन एमिट करते हैं, खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं. उन एलिमेंट्स को बोला उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. क्या बोला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. द फील्ड वाज डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, पीरी क्यूरी, रदरफोर्ड एंड द फ्रेडरिक सेडी. अब देखो उन्होंने 3 चीजें बताई, एक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, एक बीटा पार्टिकल्स और एक गामा रेज आर एमिटेड, ठीक है. इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 3 काइंड ऑफ रेज. तो रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास. तो उसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या है, हीलियम है. हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो अब यहां पर क्या है, हमारा 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है. जब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, He2+ बन जाएगा. तो ये होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, He2+. He2+ आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा रेज होती है, ठीक है. बीटा जो रेज होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है. आप ऐसे समझ सकते हो -1 इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है. नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब चार्ज कितना होता है -1, ठीक है. और मास कितना होता है 0, चार्ज कितना होता है -1. He concluded that the alpha particles are helium nuclei as when alpha particles combined with 2 electrons yielded helium gas. और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, ठीक है, इन अल्फा पार्टिकल्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर 2He4 बन जाएगा, ठीक है. हीलियम गैस बन जाएगी, हीलियम गैस बन जाएगी. तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ हमारा हीलियम, बट उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है. हीलियम ही है बट उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है. जो गामा रेज है वो हाई एनर्जी रेडिएशन है, लाइक एक्स रेज आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है. जैसे गामा रेज है वो न्यूट्रल है, ठीक है, उनमें कोई चार्ज नहीं, चार्ज लेस है, ठीक है, चार्ज लेस है एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज रिगार्ड्स पेनिट्रेटिंग पावर. अगर हम बात करें पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कि कितना वो उसको
कोई भी सब्सटेंस है उसको चीर के निकल जाएगी, ठीक है, उसको चीर के निकल जाएगा। जैसे हमारे पास कोई अल्फा पार्टिकल है तो कितना उसको चीर के निकल जाएगा, ये सब्सटेंस है, ये अल्फा पार्टिकल है, तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो कितना चीर के निकलेगा उसको बोलते हैं उसकी पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, उसको बोलते हैं उसकी पेनिट्रेटिंग पावर। तो अल्फा पार्टिकल की सबसे कम थी, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर। अगर हम कंपेयर करें अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा पार्टिकल की सबसे कम थी, फिर बीटा पार्टिकल की 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड गामा इसकी सबसे ज्यादा थी 1000 टाइम्स थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार, देखो मास का जो है ऑर्डर, मास का ऑर्डर देखते हैं, तो मास का ऑर्डर सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल हैवियर है, फिर बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल तो हैवियर नहीं है क्योंकि ये मास लेस है, ठीक है, ये सिर्फ चार्ज लेस और मास लेस है। अगर हम बात करें पेनिट्रेटिंग पावर की, तो ये अल्फा पार्टिकल सबसे, गामा पार्टिकल, ठीक है, अगर हम बात करें पेनिट्रेटिंग पावर की तो गामा पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, मतलब ये सबसे ज्यादा चीर फाड़ करेगा, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम गामा रेस डालेंगे तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट ये कर पाएगा, सबसे ज्यादा चीर फाड़ ये कर पाएगा, ठीक है। फिर बीटा पार्टिकल और फिर अल्फा पार्टिकल। गामा क्या है, नॉट मेटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है, ये सिर्फ हाई एनर्जी रेडिएशन है, ठीक है, कोई मेटेरियल पार्टिकल नहीं है, आपको दिखेगा नहीं है, ये रेडिएशन है, ठीक है, ये जो गामा रेज होती है वो क्या होती है, रेडिएशन होती है। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, ठीक है, हमारा आता है सेकंड जो मॉडल है हमको पढ़ना है वो है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से ध्यान सुनना। उसने क्या करा, उसने एक गोल्ड फॉइल ली, उसने क्या ली, एक गोल्ड फॉइल ली, और यहां पर क्या लिया, उसने सोर्स लिया किसका, हाई एनर्जी का, अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव स्पीशीज थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या थे, पॉजिटिव स्पीशीज, हमने देखा अभी क्या थे, He2+, यही थे, तो ये क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे। उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल्स को सोर्स ऑफ एनर्जी दिया, उन्होंने क्या करा, एक लेड प्लेट रखी, एक क्या करी, लेड प्लेट रख दी, और एक गोल्ड फॉइल रखा, यहां पर क्या रखा, गोल्ड फॉइल। अब जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से पास होंगे, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं यहाँ पे देखो, ये जो लेड प्लेट है उसमें छेद है, ठीक है, उसमें छेद कर दिया है, तो अल्फा पार्टिकल्स इजीली निकल जाएंगे और एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन निकलेंगे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन निकलेंगे, तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद ये बॉम्बार्ड होंगे गोल्ड फॉइल से, ठीक है, बॉम्बार्ड होंगे गोल्ड फॉइल से। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी जो अल्फा रेस थी वो सारी की सारी स्ट्रेट चली गई, ठीक है, सारी की सारी क्या चली गई, स्ट्रेट चली गई। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा ना, सारी की सारी जो अल्फा पार्टिकल थी वो सारी स्ट्रेट चली गई, कुछ जो है सिर्फ कुछ डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, कुछ क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, कुछ हमारी क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, और सारी की सारी क्या चलेगी, स्ट्रेट चलेगी। और 10,000 में से एक, 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल था वो बाउंस बैक हो गया, ठीक है, 10,000 में से एक जो है अल्फा पार्टिकल वो बाउंस्ड बैक हो गया, ठीक है। तो ये उसने ऑब्जर्व किया, आया समझ में ये एक्सपेरिमेंट, तो देख लेते हैं। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास टू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, मतलब बहुत ही कुछ डिफ्लेक्ट हुए, बहुत ही कुछ एंगल्स पे, बहुत ही फ्यू एंगल्स पे। अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, दैट इज वेरी डिफ्लेक्टेड बाय, वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। तो एक जो था वो आया और वापस आके बाउंस हो गया, ठीक है, आया और वापस आके बाउंस हो गया, मतलब 180 डिग्री पे बाउंस हो गया। तो इससे क्या पता लगा उसको, इससे क्या पता लगा कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे जा रहे थे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, वो सीधे जा रहे थे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब वो सीधे जा रहे थे, मतलब रिपेल हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे। तो बीच में उसको लगा कि एक कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। उसने क्या कंक्लूड करा, मैं आपको बताता हूं कि जो बीच में है एक पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस है, ये कंक्लूड सबसे पहले, और इसको बोला गया उसको न्यूक्लियस। उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया न्यूक्लियस। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हर जगह फैला हुआ है, नहीं, वो एक छोटे से वॉल्यूम में, वो एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसने ये कैसे पता लगाया कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है छोटे से वॉल्यूम में, क्यों, क्योंकि सिर्फ 10,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल जो था वो बाउंस बैक करा गया, सिर्फ एक पार्टिकल बाउंस बैक करा गया। तो अगर एक पार्टिकल हमारा पॉजिटिव पार्टिकल है, तो अगर वो टच होगा, इस न्यूक्लियस से टच होगा और सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही जगह, तो वो क्या होगा, उसकी बहुत एनर्जी होगी, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो वापस बाउंस बैक कर देगा, वो वापस क्या कर देगा, बाउंस बैक कर देगा। दैट्स हाउ ही कंक्लूडेड कि वहाँ पे क्या था, एक न्यूक्लियस था, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज थी, और वो पूरे वॉल्यूम में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं था, वो उसमें बहुत ही कम वॉल्यूम में था, ठीक है, बहुत ही लेस वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड था, उसका पूरा का पूरा मास लेस वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड था, उसने ये बताया। तो अब देख लेते हैं कंक्लूजन, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या थे, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, सारी की सारी पास अनडिफ्लेक्टेड थी, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है तो सारी की सारी क्या थी, अनडिफ्लेक्टेड थी, सारी की सारी अनडिफ्लेक्टेड थी, और एक जो इससे टकरा गई, इससे टकरा गई, वो वापस से जाकर 180 डिग्री बाउंस बैक हो गई, ठीक है, वापस जाके बाउंस बैक हो गई, और कुछ जो है थोड़ी सी उससे टकराई, वो
थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई क्योंकि बहुत छोटा सा हिस्सा टकरा गया, ठीक है, बहुत छोटा सा हिस्सा न्यूक्लियस का, बहुत छोटा सा हिस्सा टकरा गया, इसको उसने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। तो a few positive charge alpha particles were deflected. The deflection must be due to the enormous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. ठीक है, थॉमसन ने क्या बोला था कि सब जगह इक्वल मास है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, बट ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही जगह पूरे छोटे से वॉल्यूम में पूरा का पूरा मास जो था वो कॉन्सेंट्रेटेड था एटम का। The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charge alpha particle, ठीक है, क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ ही अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे थे, इसलिए उसने क्या कंक्लूड करा कि जो मास है वो पूरा का पूरा एक छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है। Calculation by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom, ठीक है, उसने कैलकुलेशन से क्या पता लगा कि जो एटम था उसका जो वॉल्यूम था और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम था वो दोनों के कंपेयर में बहुत ही छोटा था, ठीक है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम था वो बहुत छोटा था एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। उसने रेडियस भी निकाले कि जो एटम का रेडियस था वो 10⁻⁻10 था और न्यूक्लियस का जो रेडियस था वो 10⁻15 था, ठीक है। वन कैन अप्रिशिएट द डिफरेंस इन द साइज, ठीक है, हम साइज का डिफरेंस अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एक तो 10⁻10 था और एक 10⁻15 था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस का था और ये पूरा उसका एटम का था, मतलब ये जो है वो बहुत छोटा होगा, न्यूक्लियस का बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो उसने क्रिकेट बॉल और रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस एंड देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। तो उसने स्टेडियम को एटम बोला और जो क्रिकेट बॉल थी उसको न्यूक्लियस बोला, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक स्टेडियम इतना बड़ा होता है और जो बॉल होती है वो किसके हाथ में होती है? प्लेयर के हाथ में होती है, मतलब बहुत छोटी, ठीक है। अब इसी ऑब्जर्वेशन और इसी कंक्लूजन पे उसने कुछ प्रपोज किया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। स्मॉल रीजन में एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड था, उसको उसने बोला न्यूक्लियस। उसने क्या बोला? न्यूक्लियस, ठीक है। ध्यान सुनना एक एक चीज, ठीक है। दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने नाम निकाला था न्यूक्लियस, जो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड मास था जो कि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट था एटम में। उसने दूसरा क्या बोला? द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। उसने क्या बोला? ध्यान सुनना, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन से वो सराउंड थे न्यूक्लियस से और बहुत ही हाई स्पीड में मूव कर रहे थे, बहुत ही हाई स्पीड में मूव कर रहे थे। किस डायरेक्शन में? सर्कुलर डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब रदरफोर्ड ने रिजेंबल करा सोलर सिस्टम को इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। उसने कंपेयर करा सन और प्लैनेट से, जो हमारा न्यूक्लियस था वो सन था और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उसको उसने कंपेयर करा प्लैनेट से। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस थे ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो अट्रैक्टिव फोर्स से बाइंड थे, ठीक है। The similarity between the solar system and the nuclear model suggests that electrons should move around the nucleus in well-defined orbits, ठीक है। अब देखो, जो इसने ये पार्ट बोला ना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस में हाई स्पीड के साथ एक डेफिनेट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो वो उसका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? तो उसके बाद देखो, हमको पता है कि जब भी व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट इट अंडरगोज एक्सेलरेशन। जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ाएगा वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, या अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से भी जा रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से भी घूम रहा है तब भी उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड में भी घूमते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। इवन इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन एन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट्स इज अंडर एक्सेलरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, अब मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला कि चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ये फीचर जो हो प्लैनेट से नहीं हो, प्लैनेट्स को है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, बट ये जो फंडा है ये फंडा इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। तो ऑर्बिट जो होगा, अब देखो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कि रदरफोर्ड सही बोल रहा था, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर देगा, मतलब कि एटम स्टेबल नहीं है। मतलब यहां से क्या पता लगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उससे वापस सवाल उठ गया कि एटम स्टेबल नहीं है।
तो इसकी वजह से उन्होंने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन शोज दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻18 सेकंड्स, ठीक है, 10⁻8 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, 10⁻8 सेकंड्स लगेंगे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी वजह से एक्सीलरेशन जनरेट होगा, उसकी वजह से वो न्यूक्लियस में ही फॉल कर देगा। बट दिस डज नॉट हैपन रदरफोर्ड, तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेन था, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो गलत हो गया, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यू मे आस्क दैट द सिंस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स इज लीडिंग टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब हमको पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही है एटम में। बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि वाई नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स एज स्टेशनरी अराउंड न्यूक्लियस। हम ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है और सिर्फ ऑर्बिट में पड़े हैं। अगर ऐसा मानेंगे ना हम, इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, electrostatic attraction between the dense nucleus and the electrons would pull the electrons towards the nucleus to form a miniature version of Thomson model of an atom। तो अगर ऐसा मान लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टेशनरी है, अगर हमने माना कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टेशनरी है, तो क्या होगा, वो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास ही आ जाएंगे और थॉमसन मॉडल ही बन जाएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, थॉमसन मॉडल ही बन जाएगा। तो वो भी हम नहीं कंसिडर कर सकते, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अनदर सीरियस ड्रॉबैक, ठीक है, ये तो पहला ड्रॉबैक था। अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एज इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिवॉल्व कर रहे थे, कैसे वो अरेंज थे और किस तरह से उनकी एनर्जीज जो थी वो अलग अलग थी डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उसने वो सब एक्सप्लेन नहीं करा। उसके बाद आया हमारा बोर्ड्स मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल समझ आ गया, रदरफोर्ड मॉडल कंक्लूजन समझ आ गए, और मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह से क्या क्या लिमिटेशंस थी और किस तरह से वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एटॉमिक और मास नंबर, भी सबको पता होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। अगर आप न्यूट्रल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एटॉमिक नंबर को बताएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना यहां पर, ठीक है, ध्यान देना। While the positive charge of the nucleus is due to the protons, the mass of the nucleus due to the protons and neutrons. मास किसकी वजह से होता है, मास क्या होता है, प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एनी स्पीशीज। As discussed earlier, protons and neutrons present in the nucleus are collectively known as nucleons। ये पक्का से पूछा जाता है कि न्यूक्लियंस क्या होते हैं। न्यूक्लियंस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियंस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किस निकालोगे आप, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस निकालोगे आप मास नंबर से। किस निकालोगे, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आ जाएगा हमारा मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर को डिनोट करते हैं हम ए से, ये हमारा कोई भी एलिमेंट है एक्स, और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड से हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और ए से हम डिनोट करते हैं मास नंबर को, ठीक है। आप ऐसे लिखते हो, तो अगर हमको लिखना है जैसे कार्बन का लिखते हैं, तो कार्बन क्या हो जाएगा 6C12, तो 6 हो गए हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 12 क्या हो गए कि यहाँ पे 6 तो प्रोटॉन्स है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आता है हमारा आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। आइसोबार्स और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो देखो आइसोबार्स होता है एटम विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट, ठीक है। आइसोबार्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, न्यूट्रॉन्स सेम है बट प्रोटॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या हो जाएगा 6C14 और 7N14, तो यहाँ पे मास नंबर सेम है बट जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो दैट दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। नेक्स्ट चलते हैं आइसोटॉप्स में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अदर वर्ड्स में बोले तो क्या बोल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है। अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो, इट इज एविडेंट दैट द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटॉप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो आइसोटॉप्स जनरेट क्यों हो रहे हैं, आइसोटॉप जनरेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पे देखो एग्जांपल लेते हैं 1H1 1H2 एंड 1H3। तो आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंस है कि वहां पे न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 - 1 और यहाँ पे 3 - 1 दैट इज 2। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स वेयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगेन 99.85% ऑफ हाइड्रोजन contains only one proton. This isotope is protium.
rest of the percentage of the hydrogen atoms contains two other isotopes, the one containing one proton and one neutron, that is called deuterium। ठीक है, तो ये वाला हमारा deuterium है, डी लिख दो इसको क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा ट्रीटियम। ठीक है, जो कि 0.015% है, एंड द अदर वन पोजेसिंग वन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इज ट्रीटियम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ट्रीटियम हो गया। द लेटर आइसोटॉप इज फाउंड इन द ट्रेस अमाउंट ऑफ द अर्थ। जो ट्रीटियम है ना वो रेडियो एक्टिव होता है, पहली बात। ठीक है, पहली बात आपको याद रखनी है कि रेडियो एक्टिव होता है। दूसरी क्या रखनी है कि ट्रेस अमाउंट्स में होता है। ठीक है, वेरी ट्रेस अमाउंट्स में होता है अर्थ में। ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली अकरिंग आइसोटॉप्स आर 6012, 6013 और 6014, ये हो गए हमारे। या क्लोरीन की बात करें तो 17Cl35 एंड 17Cl37, तो ये सब हो गए हमारे आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। अब देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला कि आइसोटॉप से प्रोटॉन सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो लास्ट इन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन रिगार्डिंग आइसोटॉप्स इज दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही गवर्न होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, which are determined by the number of protons in the nucleus. Number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of the element. Number of neutrons का कोई भी इफेक्ट नहीं होता या बहुत ही कम इफेक्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। That's why अगर हम बात करें आइसोटॉप्स की, आइसोटॉप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। ठीक है, जो भी आइसोटॉप्स है, जितने भी आइसोटॉप्स है, उनका सबका क्या होगा, केमिकल बिहेवियर सेम होगा। बट अगर हम बात करें आइसोबार्स की, क्योंकि आइसोबार में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिफरेंट है, तो यहां पर क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कोई 4 स्टेटमेंट दे देंगे और वो पूछ लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आपको थ्योरी अच्छी तरह आनी चाहिए इस चैप्टर की, जो मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ, एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास 16 है। वो बोल रहा है असाइन द प्रॉपर सिस्टम सिंबल टू द स्पीशीज, मतलब हमको एक्स जेड ए का सिंबल बताना है। तो देखो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 16। मास नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर निकालते हैं, ए निकालते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकालते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए, 16 प्लस 16 32, तो यहाँ पे आ गया 32। बट देखो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा है, मतलब न्यूट्रल एटम नहीं है। न्यूट्रल एटम मतलब जब दोनों इक्वल होंगे, 16 और 16 होंगे, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब जो स्पीशीज है, जो एटम है, जो एलिमेंट है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ले रखे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं मतलब क्या हो गया, 2 माइनस चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस चार्ज आएगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट अ प्रॉपर सिंबल टू अ स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज बोला मतलब आयन है। ठीक है, स्पीशीज बोला है मतलब क्या है, आयन है, तो ये क्या हो गया, आयन हो गया। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, अब आता है हमारा फाइनली बोर्ड्स मॉडल। किसके बाद, अभी हमने थॉमसन पढ़ लिया, रदरफोर्ड पढ़ लिया, अब आता है हमारा बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब देखो बोर्ड्स मॉडल से पहले हमको 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी। Historically, results observed from the studies of interactions of radiations with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules. अगर हम बात करें रेडिएशंस की विद मैटर्स के साथ, तो बहुत सारी डिफरेंट क्या हुई है, इमेंस इंफॉर्मेशन मिली है हमको स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब देखो नील बोर यूटिलाइज दीज रिजल्ट्स टू इंप्रूव अपॉन द बोर मॉडल प्रपोज्ड बाय द रदरफोर्ड। अब नील बोर ने ये जो सारी रेडिएशंस की स्टडीज थी उसको यूज करके वो रदरफोर्ड के मॉडल को क्या करना चाहता था, उसकी जो लिमिटेशंस थी उसको सुधारना चाहता था। ठीक है, उसको नया बनाना चाहता था। 2 डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो पहले हमको 2 डेवलपमेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हमको पहले वो 2 डेवलपमेंट्स पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर्ड्स मॉडल। तो क्या क्या डेवलपमेंट्स थी, सबसे पहला था ड्वेल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ड्वेल करेक्टर मैटर का नहीं है अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, ईएम रेडिएशंस का ड्वेल करेक्टर हमको पढ़ना है, उससे हमको जो बोर्ड्स मॉडल है वो ज्यादा समझ आएगा। विच मीन्स दैट द रेडिएशन पॉजेज बोथ वेव लाइक प्रॉपर्टीज एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, मतलब उसमें जो रेडिएशन है वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करती है, पार्टिकल भी और वेव भी। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम बोर्ड्स मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको पढ़ना है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इन द 19th सेंचुरी फिजिसिस्ट एक्चुअली स्टडीड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने उसको एनर्जी दी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, अगर हमने उसको एनर्जी दी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ऊपर चले जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी हायर हो जाएगी। तो
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, जो रेडिएशन थे दिए थे हमने, रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। हाई एनर्जी स्टेट क्या होती है? अनस्टेबल स्टेट होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस क्या होगा? हाई स्टेट से लो स्टेट में आएगा, एनर्जी एमिट करके या रेडिएशन एमिट करके क्या करेगा? रेडिएशन को एमिट करेगा। इसी दो प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स। दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? थर्मल रेडिएशन बोलेंगे, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। हीट दे रहे हैं इसलिए हम थर्मल बोलेंगे। They tried to find out what the thermal radiation is made. It is now a well-known fact that thermal radiations consist of electromagnetic waves of various frequency और wavelength, ठीक है। उस टाइम उनको पता नहीं था कि थर्मल रेडिएशन किससे बनी होती है, पर हमको पता है कि थर्मल रेडिएशन किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है, डिफरेंट, जिसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट विच वर अननोन इन द मिड 19th सेंचुरी। फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन लॉज वाज अकर्ड इन 1850s, ठीक है। फर्स्ट जो एक्टिव स्टडी थी वो कब थी रेडिएशन की? 1850s में थी। एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एमिशन ऑफ सच वेव्स वाज बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके रेडिएशंस निकाले और उस पर स्टडी करी, ठीक है। चार्ज पार्टिकल से उनको क्या करा? एक्सलेट करा। एक्सलेट करने के बाद उन्होंने क्या करी? रेडिएशन प्रोड्यूस करी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में। अब वो आगे पढ़ना है हमको। देखो, अब याद कर रखना है आपको, जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन, मतलब एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। उन्होंने क्या करा? एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा। किस पर? चार्ज बॉडी पे। और कैसे अप्लाई करा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या थे? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। और ये दोनों एक दूसरे के किसके परपेंडिकुलर थी? ये दोनों किसके परपेंडिकुलर थे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, ठीक है। जो भी हमारा रेडिएशन थी ना, उसकी जो डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी थी, उसके क्या थे? परपेंडिकुलर थे। कौन? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स मूव्स अंडर एक्सीलरेशन, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। कब? जब एक चार्ज पार्टिकल होगा। These fields are transmitted in the forms of waves called electromagnetic waves और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडिएशन की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे। लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन known from early days, and the speculation about its nature dates back to remote ancient times. In earlier days, Newton light was supposed to be made of particles. न्यूटन ने क्या सपोज करा कि लाइट जो थी वो पार्टिकल से बनती थी? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं इनको। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी व्हेन द वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज एस्टेब्लिश। उसके बाद 19th सेंचुरी में ही वेव नेचर ऑफ लाइट एस्टेब्लिश करा गया, ठीक है। वरना पहले तो क्या था कि जो लाइट थी वो किससे बनी थी? पार्टिकल से, मतलब उसका पार्टिकल नेचर पढ़ा गया था, बट वेव नेचर बाद में पढ़ा गया। अब देखो वापस से आ गया। मैक्सवेल वॉज अगेन टू द फर्स्ट रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक करंट, ठीक है। तो मैक्सवेल था फर्स्ट पर्सन जिसने बताया कि जो लाइट वेव्स थी, जो लाइट थी उसमें इलेक्ट्रिकल वेव्स भी थी और मैग्नेटिक वेव्स भी एसोसिएट थी, ठीक है। तो फर्स्ट था मैक्सवेल। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सवेल ने ही सारा जो लाइट को, पार्टिकल तो पहले भी था, ठीक है, पार्टिकल नेचर तो पहले भी स्टडी करा गया था, बट जो वेव नेचर स्टडी करा था वो किसने करा था? मैक्सवेल ने स्टडी करा था। आगे देखते हैं। तो क्या बोला उसने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो उसने क्या सिंपल प्रॉपर्टीज दी? देखो, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो यहां से देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जनरेट हो रहा है चार्ज पार्टिकल की वजह से। वो दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके परपेंडिकुलर है? वो हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, जिस वेव में वो डायरेक्शन मूव, जिस वेव में या जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमको पता है कि साउंड वेव्स क्या होती है? साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए। साउंड वेव्स वैक्यूम में नहीं आएगी। अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दोगे साउंड वेव्स नहीं आएगी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कि डिफरेंट रेडिएशन से क्या बनेगा? स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। डिफरेंट रेडिएशन से क्या बनेगा? पूरा स्पेक्ट्रम बन जाएगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ्स का। तो इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। दीज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है, आपको याद कैसे रखना है? ये होगा सी, यहां पे होगा जी,
CGX UVIMR। C मतलब कॉस्मिक, G मतलब गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? CGX UVIMR। क्या रखोगे? CGX UVIMR से बोल दो पांच बार, हो जाएगा याद। ठीक है, हो जाएगा याद। उसके बाद जो विजिबल था वो 7 अलग लाइट्स में भी क्या था? क्लासिफाइड था। विबग्योर जो विजिबल लाइट थी वो जिसको हम देख सकते थे, विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं नेकेड आई से, वो 7 लाइट्स में क्या था? क्लासिफाइड था। विबग्योर, विबग्योर मतलब V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो देखो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, फ्रीक्वेंसी याद रखने की जरूरत नहीं, बट ऑर्डर याद रखना है। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन यहाँ पे विजिबल रेज होगी, देन IR रेज, माइक्रोवेव्स, ये रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स में FM होगा और AM होगा, और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स भी होगी जिनकी। तो यहां पर देखो इस साइड जो है वो वेवलेंथ बढ़ रही है और इस साइड जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, इस साइड जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड डिफरेंट नेम्स। सम एग्जांपल आर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये 10⁶ हर्ट्ज थी, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है। माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज, इंफ्रारेड रीजन अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज फॉर यूज फॉर हीटिंग। ठीक है, इंफ्रारेड जो थी हीटिंग के लिए यूज होती है। अल्ट्रावायलेट रीजन यूज जो कि 10⁻16 हर्ट्ज। जैसे हम क्या जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अ कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन, द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज इज व्हाट इज ऑर्डिनरी विजिबल लाइट, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, इट इज ओनली दिस पार्ट विच आर आइज कैन सी और डिटेक्ट। स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन, जो कि सारी नॉन विजिबल थी विजिबल के अलावा। तो देखो अब जो विजिबल है वो भी क्या है? 7 कलर्स में 7 रेडिएशन में क्या है? क्लासिफाइड है। विबग्योर जो मैंने बताया। अब देखो आपको याद रखना है क्या? 400 to 750 नैनोमीटर्स जो थी वो इसकी रेंज होती है किसकी? विजिबल की। ठीक है, विजिबल की रेंज क्या होती है? 400 to 750 नैनोमीटर रेंज होती है विजिबल की। ठीक है, तो जैसे ही विजिबल लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे ना, तो वो 7 लाइट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 लाइट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दीज रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज नेमली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। मतलब कितनी रेज, देखो हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितनी वेव्स कितनी वेव्स पास हो रही है, 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट एट अ गिवन सेकंड और इन अ गिवन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है? हर्ट्ज और सेकंड इन वर्ड्स भी होती है। ठीक है, ये किसके नाम पे रखी हुई है? हेनरिक हर्ट्ज से नाम से रखी हुई है। अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी क्या क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ का उल्टा कर दो तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा। तो 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। एक तो होना चाहिए न्यू इक्वल टू सी लैम्डा। ठीक है, या न्यू है, ये न्यू है, न्यू इक्वल टू सी लैम्डा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, एक और फॉर्मूला रखना है वेव नंबर का। ठीक है, वेव नंबर है न्यू बार बोलते हैं इसको, न्यू बार वेव नंबर। तो ये क्या होती है? 1/λ, मतलब लैम्डा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको न्यू बार मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यू बार की यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हम लैम्डा क्या होता है? लैम्डा की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो अगर उसको उल्टा करोगे तो मीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा या नैनोमीटर इनवर्स मिलेगा। ठीक है, नैनोमीटर इनवर्स बोल सकते हो। लैम्डा की यूनिट क्या होगी? नैनोमीटर में होगी जनरली, या पिकोमीटर में होगी, और न्यू की मैंने बताई थी आपको हर्ट्ज में होगी। अब लैम्डा होता क्या है? देखो ये ग्राफ देखो, ये हमारा कोई ग्राफ है। जो ये होते हैं ना ऊपर वाले, उनको बोलते हैं क्रस्ट, और ये होते हैं ट्रफ। क्या होता है? क्रस्ट और ट्रफ। तो जो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लैम्डा। लैम्डा क्या है? द कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्रस्ट एंड 2 ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ हम मीटर में निकालते हैं, या नैनोमीटर या पिकोमीटर में, और वेव नंबर क्या हो जाएगा? वेव नंबर मीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, पिकोमीटर इनवर्स हो जाएगा, या नैनोमीटर इनवर्स हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा, देखो ये हमने पढ़ा वेव नेचर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? वेव नेचर। अब इसी को, रेडिएशन को एज अ पार्टिकल नेचर किसने डिफाइन किया था? प्लैंक ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी थी, उससे क्या पता लगा कि जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है। तो सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटली फिनोमिनन सच एज रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको? या तो डिफ्रैक्शन हो गया या इंटरफेरेंस हो गया। However, following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics. Classical physics भी इन जो तीनों ये हमारे फिनोमिनन थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल फिजिक्स।
तो हम रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को यूज करके, ठीक है, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को यूज करके हम तीनों फिनोमेनन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तीनों फिनोमेनन को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक हॉट बॉडीज, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट, दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे हम किसी भी मेटल पे लाइट डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ये केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ना है। नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। हम स्पेक्ट्रा ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हाइड्रोजन का। द फिनोमेनन इंडिकेट दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप रेडिएटेड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फिनोमेनन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, डिस्क्रीट है, मतलब जो लाइट है वो कुछ ही डिस्क्रीट वैल्यूज ही एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज ही एब्जॉर्ब कर सकती है, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आएगा आपका, ठीक है। जैसे आपका वहां पे आता रेडिएशन वेव, जब हम वेव नेचर कंसीडर कर रहे थे वहां पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, ये जो थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, मतलब जो रेड है, जो रेड लाइट है वो ऑरेंज लाइट में मिक्स हो जाएगी, जो ऑरेंज लाइट है वो येलो लाइट में मिक्स हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट जब हम पार्टिकल नेचर स्टडी कर रहे हैं रेडिएशन का, तो वहां पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, ठीक है, वहां पे डिस्क्रीट होगा, मतलब जो पार्टिकल है वो कुछ ही वैल्यूज को क्या कर पाएगा, ले पाएगा। इट इज नोट फॉर दैट द फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेंशन्ड अबव वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक, ठीक है। सबसे पहली जो हॉट बॉडी रेडिएशन की एक्सप्लेनेशन दी थी, किसने दी थी, मैक्स प्लैंक ने दी थी इन 1900। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेनन व्हिच इज गिवन बिलो, ठीक है। अब देखो प्लैंक ने क्या अज्यूम करा, प्लैंक अज्यूम दैट द रेडिएशन कुड बी सबडिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। उसने क्या बोला कि जो रेडिएशन होती है ना वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बोला उसने, क्या बोला कि हम उसको सब डिवाइड कर सकते हैं डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, किसको, रेडिएशन को। ही सजेस्टेड दैट atoms and molecules could emit or absorb energy only in the discrete quantities and not in a continuous manner, ठीक है। continuous manner में वो अपनी एनर्जीज को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी, डिस्क्रीट अमाउंट में ही एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब वो कुछ ही एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कुछ ही एनर्जीज को एमिट कर सकते हैं, ठीक है। ही गिव द नेम क्वांटम, इसको बोला क्वांटम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटम यहां से आया क्वांटम, ठीक है। उसने क्या बोला, क्वांटम बोला किसको, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जिसको क्या करा जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके या एमिट किया जा सके, उस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को बोला क्वांटम। द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी दैट एक्सप्रेसेस E इक्वल्स टू h nu। तो उसने फॉर्मूला दिया E इक्वल्स टू NH nu, दैट इज E इक्वल्स टू NH nu, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड नहीं होता, सॉरी, जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड होता है, ठीक है। बहुत बार बच्चों को लगता है जूल पर सेकंड है, पर सेकंड है, जूल पर सेकंड नहीं होता, जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड होता है, ठीक है, जूल पर सेकंड नहीं होता, ठीक है। अब देखो with this theory Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body as a function of frequency and wavelength different temperatures. क्वांटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखना, क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं क्वांटाइजेशन का, ये रैंप है, ठीक है। अब यहां पर आप कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, कैसे कि आपने यहां पैर रखा, फिर आपने यहां पैर रखा, यहां पैर रखा, तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। आपका पैर हर पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है, आपको जो पैर है वो हर पॉइंट पे, आपका फुट जो है वो हर पॉइंट पे आ सकता है। तो इसने रैंप को एग्जाम्पल को यूज करके उसने बताया कंटिन्यूअस मैनर बताया। बट हमारा जो पार्टिकल नेचर है रेडिएशन का वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कैसा है, डिस्क्रीट है, स्टेयरकेस जैसा है। मतलब अगर हमने एक पैर यहां पे रखा तो एक पैर हमारा यहां पर ही होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में नहीं होगा, मतलब हवा में नहीं होगा, हवा में नहीं हो सकता ना पैर, या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा या यहां पर होगा या यहां पर होगा, ठीक है, होगा। मतलब क्या है, जो हमारा पांव है वो एक डिस्क्रीट पॉइंट पे रखा जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा जा रहा है। इसी तरह जो एनर्जीज है उसकी भी क्या होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, एनर्जीज की भी क्या होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। तो उसने ये एग्जांपल देके जो मैं आपको समझाया उसी एग्जांपल देके उसने ही समझाया, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है अगर n 0 है, अगर n 1 है तो h nu हो सकती है, अगर n 2 है तो 2h nu, 3h nu, ऐसे कर करके n h nu तक जा सकती है, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है। क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल है n के फॉर्म में, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। चलते नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका E इक्वल टू h nu, तो आपको सिंपल एनर्जी h nu की वैल्यू रखनी है, न्यू हमारा सेकंड इनवर्स में होगा, h हमारा जूल पर सेकंड में होगा, सेकंड इनवर्स सेकंड कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा जूल में, ठीक है। फिर एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 6.02 से मल्टीप्लाई करके, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। देखो पहले होता क्या है ये समझाया था मैं आपको।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करा था उन्होंने, एक पहले क्या लिया था उन्होंने, मेटल सरफेस लिया था, मेटल सरफेस दिया था, उस पर उन्होंने लाइट पास करी थी, ठीक है, उन्होंने रेडिएशन पास की थी, लाइट पास की। अब कुछ लाइट, ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट थी वो तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आई, इस इलेक्ट्रॉन सरफेस से, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आई। और जो बची हुई लाइट थी, ध्यान सुनो, जो बची हुई लाइट थी वो किस लिए यूज हुई, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, ठीक है। वो जो बची हुई लाइट थी वो किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में, मतलब उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई और उससे वो मूव करने लगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था और नेगेटिव था, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। और एमीटर पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एमीटर क्या बता देगा, करंट बता देगा, ठीक है, ये बता देगा। तो यही उसका जो प्रिंसिपल था इस एक्सपेरिमेंट का। तो हर्ट्ज ने परफॉर्म किया वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट फॉर रिजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स, फॉर एग्जांपल पोटेशियम। देखो आपको याद रखना कौन कौन से मेटल्स आप ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, रूबिडियम ले सकते हो, सीजियम ले सकते हो, वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट एज शोन द फिगर। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, रिजल्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही बीम ऑफ लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कुछ भी टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी टाइम लैग नहीं होगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे ही आपने लाइट डाली वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, कोई भी टाइम पीरियड नहीं होगा जहां पे रुकेगा वो, ठीक है, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखने वाला भी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, इंटेंसिटी बोला है, ठीक है, इंटेंसिटी होगी जितनी ज्यादा लाइट की, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किसी भी मेटल सरफेस से। फॉर ईच मेटल देयर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर उससे कम हुई, मान लेते हैं कि उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी लाइट की, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो सके, ठीक है। एट फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने ज्यादा एनर्जी दी, ठीक है, अगर आपने ज्यादा एनर्जी दी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, तो कुछ फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने काम आ जाएगी और जो बची हुई होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दिया आपने तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बट काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से कोई काइनेटिक एनर्जी का मतलब नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर the number of electrons ejected does not depend on the brightness of light, the kinetic energy of the ejected electron does not, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजेक्टेड जो होंगे वो डिपेंड करेंगे किस पे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। बट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी किस पे, ब्राइटनेस पे, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन ब्राइटनेस, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिपेंड करेगा ब्राइटनेस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर रेड लाइट ली, रेड ऑफ एनी ब्राइटनेस मे शाइन ऑन पीस ऑफ पोटेशियम। अगर आपने पोटेशियम के मेटल पे रेड लाइट पास करी तो क्या होगा, कितनी बार भी कर लो, कितने घंटे तक कर लो, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर रिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है रेड लाइट की वो बहुत कम है। बट अगर आपने सेम टाइम पे येलो लाइट अगर पास कर दी, शाइन्स ऑन द पोटेशियम मेटल, शाइन मतलब अगर डाल दी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पोटेशियम मेटल इज दिस, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है पोटेशियम के लिए, बट रेड के लिए, अगर रेड के लिए बात करें तो रेड के लिए बहुत कम है। इस वजह से रेड के टाइम पे, रेड अगर आपने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ेगी। तो ये था हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसने किसका सहारा लिया, आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था वो किसका सहारा लिया, उसने प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया था। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट हमने देख लिया शाइनिंग अ बीम ऑफ, अब देखो फोटोन्स क्या होते हैं। Shining a beam of light on a metal surface can therefore be viewed as a shooting beam of particles। हम लाइट डाल रहे हैं ना, क्या बोल सकते हैं उसको, कि पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ज्यादा बीम ऑफ पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं, तो उनको क्या बोला गया, फोटोन्स बोला गया। जो हम लाइट डाल रहे हैं ना मेटल पे, उनको बोला गया फोटोन्स। क्या बोला गया, फोटोन्स बोला गया। फोटोन्स मतलब द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, फोटोन्स मतलब क्या होता है, फोटोन्स मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी उसने बोला गया, ठीक है। व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ द मेटल, इट ट्रांसफर्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कॉलिजन एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी टाइम लैग और डिले। जैसे ही हमने फोटोन डाला वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आया समझ में। तो ग्रेटर द एनर्जी ऑफ पॉजिटिव बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा आप एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
तो आपको ध्यान कर रखना है, देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बताई दिया आपको कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जो मिनिमम एनर्जी आप दोगे, ठीक है, आपने दी एच न्यू दी, एच न्यू में से एच न्यू नॉट, तो जो एच न्यू नॉट है वो तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो जाएगी, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू नॉट एंड दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और जो बची हुई एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी होगी एच न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आपने एच न्यू दी, एच न्यू नॉट कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और जो बची हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, इससे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, कौन सा वाला, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एनर्जी सप्लाइड थी एच न्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एच न्यू जो आपने एनर्जी दी, एच न्यू नॉट जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज हुई उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। चलते हैं आगे, नाउ देखते हैं ड्वेल बीहेवियर। अब देखो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी देख लिया, रेडिएशन का वेव नेचर भी देख लिया, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ फिनोमिनन पार्टिकल नेचर से डिफाइन हो रहे हैं, कुछ फिनोमिनन वेव नेचर से डिफाइन हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, द ओनली वे टू रिजॉल्व द डायलेमा, इस डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए, इस डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बोला, टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट द लाइट पॉजेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जो रेडिएशन है, जो लाइट है, रेडिएशन है, वो दोनों ही फिनोमिनन या दोनों ही नेचर शो करती हैं, पार्टिकल और वेव नेचर। इसलिए लाइट को क्या बोला, लाइट हैज ड्वेल बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट लाइट बिहेव्स आइदर एज अ वेव और अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। व्हेनेवर रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर इट डिस्प्ले पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जैसे ही वो मैटर के साथ डील करेगी वो एज अ पार्टिकल नेचर शो करेगी लाइट, और वेव लाइक प्रॉपर्टीज कब करेगी, जब इंटरफेरेंस हम करेंगे, और डिफ्लेक्शन हम करेंगे जब फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स में वेव लाइक प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज होती है रेडिएशन की, which it exhibit when it propagates. The concept was totally alien the way the scientists thought about the matter and radiation, and it took them a long time to become convinced of its validity. ठीक है, जो ये सारा का सा फिनोमिनन था ना, वो बहुत ही ज्यादा नया था साइंटिस्ट के लिए, तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया। It turns out, very important, it turns out that as you shall see later, that some microscopic particles like electrons also exhibit the वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली में। ठीक है, डी ब्रॉगली में पढ़ेंगे कि अभी तो रेडिएशन के लिए हमने पढ़ा, बट जो मैटर होता है, मैटर भी दोनों बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल भी और वेव भी, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी हम लेटर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि होता है डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं हम एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस क्या होता है और कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो देखो, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू द विच इट पासेस। नेचर पर डिपेंड करेगी, जो स्पीड ऑफ लाइट है उस पर डिपेंड करेगी, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगी, कैसा मीडियम का नेचर है। एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो अगर वन मीडियम से एक मीडियम, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर पास कर रहे हो तो वहां पे क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है या डेविएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका मीडियम क्या है। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे इजी है, अगर हम कोई भी व्हाइट लाइट को पास करेंगे, ठीक है, अगर हम कोई भी व्हाइट लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से, तो वहां पे क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगी 7 कलर्स में। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी, रेनबो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेनबो बन जाएगा। तो द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विद लॉन्गर वेवलेंथ। जो जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो डेविएट कम होगी, वो बेंड कम होगी। मतलब जो वॉलेट शॉर्टर वेवलेंथ है, तो वॉलेट क्या होगी, बेंड ज्यादा होगी, बेंड मोर। द वन विद द लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है वो बेंड कम होगी। जो रेड है, रेड बेंड क्या होगा, बेंड लेस। रेड क्या होगी, बेंड लेस होगी। Since ordinary white light consists of waves with all the wavelengths in the visible region, a ray of white light is spread into a series of colored bands called spectrum. तो इस series of colored band हो जाएगा, मतलब विबग्योर बन जाएगा हमारा, जो कि इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको, स्पेक्ट्रम। ये मैंने आपको बता ही दिया पहले। ठीक है, कि जब भी हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, तो 7 कलर्स में वो होता है, डिवाइड होती है, वो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और वो रेनबो भी आपने देखा होगा, रेनबो एग्जाम्पल है इसी का। ठीक है, तो जो रेड कलर की लाइट होगी उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, इज डेविएटेड द लीस्ट, वाइल द वॉयलेट लाइट क्या होगी, जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा डेविएट होगी, जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज वॉयलेट मर्जेस इनटू ब्लू। जो वॉयलेट लाइट होगी वो ब्लू में मर्ज होगी, जो ब्लू होगी वो ग्रीन में मर्ज होगी, और रेड जो है वो
ऑरेंज इमर्ज होगी एंड सो ऑन। अ सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। हमको पता है कि रेनबो जब बनता है तो हमारा क्या होता है, विबग्योर तो बनता है। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ऑब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू अ हाई एनर्जी स्टेट। अब देखो जो विजिबल लाइट है वो सिर्फ एक पार्ट है, बट अलग अलग रेडिएशन भी है। और जब रेडिएशन जो है हम मैटर में डालेंगे, ठीक है, रेडिएशन जब हम मैटर में डालेंगे तो मैटर जो है वो इसको ऑब्जॉर्व करेगा रेडिएशन को और ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जाएगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अनस्टेबल स्टेट होगी, जो हाई एनर्जी स्टेट होगी। दीज आर इन अनस्टेबल स्टेट। फॉर रिटर्निंग टू द नॉर्मल और मोर स्टेबल एनर्जी स्टेट्स द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट रेडिएशंस इन वेरियस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या होगी, पहले एब्जॉर्ब होगा तो लोअर से हायर जाएगा, हायर से लोअर आने के लिए उसको एमिट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करनी पड़ेगी डिफरेंट रेंजेस में, जो हम पढ़ेंगे अभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। ध्यान से देखना, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा पहले पढ़ेंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए देखो, एमिशन आपको करवाना है, मतलब आपको हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट लेके आना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको पहले ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट ले जाना ही पड़ेगा ना। तो पहले आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे, एनर्जी एब्जॉर्ब कराओगे। उसके बाद कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। अब जो एब्जॉर्ब तो उसे बहुत सारी कर ली मान लेते हैं, बट वो एनर्जी कुछ ही एमिट कर रहा है आने के लिए, तो ओनली सम लाइट इज एमिटेड, सिर्फ कुछ ही लाइट एमिट होगी। अगर कुछ लाइट एमिट होगी तो आपको सारा डार्क दिखेगा, आपको सारा डार्क दिखेगा और कुछ ही लाइट दिखेगी। तो आप जब एमिशन स्पेक्ट्रा देखोगे, देखो एमिशन स्पेक्ट्रा देखोगे, देखो यहां से आप जब एमिशन स्पेक्ट्रा देखोगे तो आप क्या दिखेगा, ये तो एक्साइटेड सैंपल था, इसको हमने पास कराया स्लिट से, यहाँ पे क्या होल है, फिर उसको पास कराया प्रिज्म से। अब प्रिज्म में आपको कलर्स दिखेंगे और डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टर के बाद क्या होगा कि आपको सब जगह डार्क दिखेगा, सब जगह क्या दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। मतलब ये जो रेडिएशन थी, इस रेंज की रेडिएशन उसने पास ही नहीं करी, उसने जब एमिशन करा तो इस रेंज की रेडिएशन पास नहीं करी, तो यहाँ पे डार्क दिखा। बट सिर्फ इतनी रेडिएशन उसने क्या करी, पास करी, इसलिए आपको कलर दिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर कलर दिख रहे हैं। आए समझ में, तो इसलिए आपको कलर दिख रहे हैं। तो इस रेंज में उसने एमिशन स्पेक्ट्रा नहीं करा, तो इसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये होता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। यहाँ पे एक्साइटेड होंगे, ये इसको बोलते हैं एक्साइटेड। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग इट और इरेडिएटिंग एंड द वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। मैंने बताया आपको कि अगर एमिशन स्पेक्ट्रम आपको देखना है तो आपको पहले एब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा किसी भी पार्टिकल का, एज ए सैंपल गिव्स अस द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज रिकॉर्डेड, ठीक है। ये होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए आपने इलेक्ट्रॉन लिया, आपने कोई भी पार्टिकल लिया, ठीक है, यहां पे कोई पार्टिकल है, ये ऊपर जाएगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो, आपने इतनी लाइट दी, आपने क्या करी, इतनी लाइट दी। अब ये जो पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ लाइट को, तो कुछ लाइट को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो तो आपको दिखेगी नहीं, स्पेक्ट्रम में आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि डिटेक्टर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो किसी सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर ली। अब वो जो एब्जॉर्ब लाइट थी वो तो एब्जॉर्ब कर ली, जो आपको डिटेक्टर पे क्या दिखेगा, आपको दिखेगी रिमेनिंग लाइट, ठीक है, रिमेनिंग रेडिएशन की लाइट दिखेगी, क्योंकि ये तो डार्क दिखेगा, ये पोर्शन क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेंज की लाइट थी वो सब्सटेंस ने क्या कर ली थी, एब्जॉर्ब कर ली। तो अब कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे क्या है, व्हाइट लाइट सोर्स है, ये हमारा एब्जॉर्बिंग सैंपल है, यहाँ पे हमने लाइट दी उसको और इसने सैंपल एब्जॉर्ब, जो सैंपल था उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। फिर जो बची हुई लाइट थी वो पास हुई स्लिट से और फिर प्रिज्म से पास हुई, और जो बची हुई लाइट आपको दिखेगी। तो देखो ये जो पार्ट है डार्क पार्ट, यहाँ पे ये जो रेंज की लाइट थी वो एब्जॉर्ब कर ली किसने, सैंपल ने, और ये जो लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं करी, तो आपको ये दिख गया, ठीक है। देखो बीच में आपको वो भी दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डार्क दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, डार्क दिख रहे हैं। तो डार्क मतलब कि जो छोटी छोटी रेंजेस की लाइट्स थी ना, वो भी क्या कर ली, सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली, जो भी सब्सटेंस ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो दैट्स हाउ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लुक्स, ठीक है, दैट्स हाउ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लुक्स। तो मैंने आपको समझा दिया ये। द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा की स्टडी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव वाज कंटीन्यूअस एज ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ द विजिबल लाइट आर रिप्रेजेंटेड इन द स्पेक्ट्रा, ठीक है। सारी विजिबल है, इसलिए क्या है, कंटिन्यूम है, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो अ कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ्स फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ज्यादा दे एमिट लाइट ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ, सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एमिट कर रहा है लाइट। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एमिट कर रहा है, यहाँ पे पूरा डार्क है, ठीक है, यहाँ पे पूरा डार्क है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पूरा क्या है, कंटिन्यूस है, पूरा क्या है, यहाँ पे डार्क था, फिर यहाँ पे पूरा कंटिन्यूस है,
ठीक है, समझ आया? तो एमिशन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस है, क्योंकि वो पूरी रेंज में लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। Such spectra are called line spectra or atomic spectra because the emitted radiation is identified by the appearance of bright lights in the spectra। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे लाइन्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? लाइन्स प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? लाइन्स प्रोड्यूस हो रही है। चलते हैं आगे। द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ईच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एलिमेंट का एक यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। The characteristic line in the atomic spectra can be used in chemical analysis to identify known unknown atoms। ठीक है, अननोन, अगर हमारे पास उसका कोई भी लाइन स्पेक्ट्रा किसी भी एलिमेंट का और वो एलिमेंट अननोन है, तो हम क्या करेंगे? उसको पता लगा लेंगे किससे? लाइन, उसकी लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा से। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा क्या हो गया? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा वर्क्स इन द सेम वे एज द फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल। ठीक है, जैसे फिंगरप्रिंट से हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, वैसे ही लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एलिमेंट्स लाइक, अब कौन कौन से एलिमेंट ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम, इनको डिस्कवर किया गया था कैसे? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा से। वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ठीक है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। चलते हैं आगे। नाउ आप देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब आ गए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन कैसे पता लगाते हैं? देखो, हाइड्रोजन को क्या दिया उन्होंने? हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिसिटी दी हाइड्रोजन को। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसेस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा फॉर्म है? गैसेस फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन्स, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए और क्या हुए? ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले गए। ग्राउंड स्टेट से क्या चले गए? हायर स्टेट में चले गए। उसके बाद वो वापस आएंगे तो प्रोड्यूस करेंगे क्या? प्रोड्यूस एंड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की जो लाइंस होगी वो एमिट करेंगे, एक डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एमिट करेंगे। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरीज। अब देखो मैं बताता हूं आपको क्या क्या लाइंस थी। तो देखो, अगर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास मान लेते हैं ऐसा होगा कुछ, ये हमारे पास क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे, और ये हमारे पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑर्बिट्स होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस की ऑर्बिट्स बनेगी, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आपने डाली, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी डाली, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मान लेते हैं वो चलेगा n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। अगर वो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे? n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, मतलब कोई भी लाइन जो है n इक्वल्स टू 1 पे आ रही है, कहां से? 2 3 4 5 6 से कहीं से भी आ रही है, उसको बोलेंगे लाइमन। अगर वो 2 पे आ रही है, अगर वो आ रही है 2 पे, मान लेते हैं अगर वो आ रही है 2 पे, तो 2 पे क्या बोलेंगे? 2 के लिए क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज। क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज। अगर 3 पे आ रही है, अगर 3 पे आ रही है तो बोलेंगे पार्शियल सीरीज। अगर 4 पे आ रही है तो ब्रैकेट सीरीज। अगर 5 पे आ रही है तो फंड सीरीज। ठीक है, 5 पे आएंगे तो फंड सीरीज, 4 के लिए ब्रैकेट, 3 के लिए पार्शियल, 2 के लिए बाल्मर एंड n इक्वल्स टू 1 के लिए लाइमन। कहीं से भी आ रही हो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 आ रही है तो कौन सी लाइन होगी? तो देखो कहां पर आ रही है? 2 पे आ रही है ना, तो बाल्मर लाइन। क्या बोलेंगे? बाल्मर लाइन। अगर n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 3 पर आ रही है तो कौन सी लाइन होगी? पार्शियल लाइन। अगर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 4 पर आ रही है, कहां पर आ रही है? 4 पर आ रही है, तो पार्शियल लाइन। आए समझ में? तो देखो, लाइमन, बाल्मर, पार्शियल, ब्रैकेट, फंड, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, 2 3 4 से आ सकती है 1 के लिए, 2 के लिए 3 4 5 से हो सकती है, 3 के लिए 4 5 6 इन्फिनिटी तक हो सकती है, 4 के लिए 5 6 इन्फिनिटी के लिए हो सकती है, और 5 के लिए 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक हो सकती है। याद कर रखना है आपको, लाइमन जो होते हैं उसका स्पेक्ट्रल रीजन अल्ट्रावायलेट होता है, मतलब जो रेडिएशन वो पास, रेडिएशन जो है एमिट कर रहा है वो किसकी रेंज में होता है? अल्ट्रावायलेट रीजन की रेंज में होता है। बाल्मर विजिबल, पार्शियल इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड, और फंड भी इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्शियल ब्रैकेट ऑफ फंड है वो इंफ्रारेड रीजन में एमिट करते हैं लाइट को, लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेंज में एमिट करता है लाइट को, और जो बाल्मर है वो विजिबल रेंज में एमिट करता है लाइट को। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मुला आ गया इसकी, यहाँ से क्या आएगा? फॉर्मुला आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट। तो देखो आपको फॉर्मुला क्या पता होना चाहिए? आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए ये वाला, न्यू इक्वल्स टू RH/Z स्क्वायर। ये आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए, RH/Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये n1 क्या है? n1 मतलब लोअर ऑर्बिट। n1 क्या हो गया? लोअर ऑर्बिट। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, अगर ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है, तो इसके लिए लोअर ऑर्बिट कौन सा हुआ? n इक्वल्स टू 2, तो 1/n लोअर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1/n
हायर ऑर्बिट कौन सा हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। तो लोअर ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस हायर ऑर्बिट का स्क्वायर, ठीक है। जो न्यू होता है वो क्या होता है, वेव नंबर आर एच क्या हो जाएगा 109677, ठीक है, 109677। अगर आपको निकालना है बाल्मर सीरीज के लिए, लायमन बाल्मर, तो बाल्मर के n1 क्या होगा 2 का स्क्वायर, और n2 क्या हो सकता है 3 4 5 6 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। n1 क्या हो गया लोअर ऑर्बिट हो गया, n2 हो गया हायर ऑर्बिट। अब ये जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है वो किसके लिए हो सकता है, वो H के लिए हो सकता है, He प्लस के लिए हो सकता है, Li2 प्लस के लिए और Be3 प्लस के लिए। मतलब वो सिर्फ किसके लिए हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। वो सिर्फ किसके लिए हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही डिफाइन है, ठीक है, किसके लिए डिफाइन है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही डिफाइन है। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे Z स्क्वायर लिखना है, ठीक है। इन्होंने लिखा नहीं है, देखो इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए डिफाइन कर रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए डिफाइन कर रखा है, इसलिए इन्होंने लिखा नहीं है। बट Z स्क्वायर मतलब कि जब Z 1 ना हो, अगर 1 नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा ना। तो अगर हीलियम के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4। तो आपको याद रखना है न्यू बार इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया लाइन स्पेक्ट्रम से आपका। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ। हमको पता है न्यू बार किसके इक्वल होता है, जो वेव नंबर है वो किसके इक्वल होता है, 1 वेवलेंथ के इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर एल नॉट माइनस 1/n स्क्वायर एच नॉट। एच नॉट क्या है, हायर ऑर्बिट, एलओ क्या है, लोअर ऑर्बिट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है एमिशन, ठीक है, ये ऐसे होता है एमिशन। यहाँ से कहीं से अगर कहीं से भी आ रही हो, ठीक है, कहीं से भी आ रही हो हमारी लाइन, कहीं से भी आ रही हो, ठीक है, एमिशन कहीं से भी हो रहा है। अगर n इक्वल्स टू 1 में हो रहा है तो कौन सी होगी, लाइमन सीरीज। n इक्वल्स टू 2 में होगा तो बाल्मर सीरीज, 3 में होगा तो पास्चन, 4 में होगा तो ब्रैकेट और 5 में होगा तो फंड। इसी के साथ तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारा एक्सप्लेन हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन हो गया, हमारा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद आता है बोर्स मॉडल, ठीक है, इसके बाद आता है बोर्स मॉडल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने 2 मॉडल पढ़े, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। अब आता है हमारा बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल ने क्या बोला, तो देखो, Niels Bohr was the first to explain quantitatively the general features of the structure of hydrogen atom and spectrum. He used Planck's concept of quantization of energy. उसने क्या यूज करा, Planck's concept of quantization यूज करा। Those are theories, not the modern quantum mechanics, ठीक है, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स नहीं थी, लास्ट थी वो। तो क्वांटम मैकेनिक्स तो सबसे लास्ट थी, जिसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया सही से। It can still be used to digitalize many points in the atomic structure and spectrum, ठीक है, बट ये बहुत ही यूजफुल थी कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए। तो ये करके देखते हैं ये। तो फर्स्ट जो था इसका, फर्स्ट जो था वो क्या था, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। इसने भी ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना हमारा मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में, जिसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है, जिसकी क्या एक फिक्स्ड एनर्जी है और रेडियस है। दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको क्या बोला गया, ऑर्बिट्स बोला गया। उसने ये बोला, ठीक है, उसने ये बोला। अभी गलत था, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स समझेंगे कि कैसे गलत था, ठीक है। These orbits are arranged concentrically around the nucleus. Concentrically मतलब सबका सेंटर एक ही है, ठीक है, सबका सेंटर क्या है, एक ही है, सबका सेंटर हमारा न्यूक्लियस ही है। और concentrically बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, concentrically. The energy of an electron in the orbit does not change with time. वो बोल रहा है कि एनर्जी जो है चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher energy state. हमको पता है, हमने देख लिया कि अगर ये हमारा हायर ऑर्बिट है और ये हमारा लोअर है, तो हायर से लोअर जा सकती है वो, ठीक है, हायर से लोअर जा सकती है। कैसे जा सकती है, जब वो पहले एब्जॉर्ब होगा, कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, जब वो एब्जॉर्ब होगा उसके बाद एमिट करेगा तो हायर से लोअर में आ जाएगा, यही बोल रहा है वो। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगा, ये भी हमको पता है, डिस्क्रीट मैनर में होगा। क्यों, क्योंकि इसने प्लांक की क्वांटम थ्योरी यूज करी है, तो डिस्क्रीट मैनर में होगा ऑफकोर्स। तो इसने ये बोला कि डिस्क्रीट मैनर में होगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हर एनर्जी नहीं ले सकता, ठीक है, हर एनर्जी वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है, ऐसे ही है हमारे पास। तो अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लेवल्स हैं, हमारे पास ये लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो वो बीच में नहीं रह सकता, ठीक है, बीच में नहीं रह सकता, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ही आना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना पड़ेगा, वो बीच में नहीं रह सकता। आए समझ में, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट, ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा ना, तो ऊपर से इधर ही आएगा नीचे, ऊपर से इधर ही आएगा नीचे, ना कि हवा में रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है, यही बोला उसने। नेक्स्ट उसने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन द टू ट्रांजिशन स्टेट्स, ट्रांजिशन स्टेट्स स्टेशनरी है, दैट डिफर इन एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस क्या है, देखो हमारा पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर वो आएगा E2 से क्या आएगा, E1 में आएगा। तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा, किसके इक्वल होगा, E2 माइनस E1 के। अब हमको पता है कि E2 माइनस E1 इक्वल टू डेली, और डेली किसके इक्वल होता है, hν के। डेली किसके इक्वल होगा, hν के। तो डेली इक्वल्स टू hν इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ये उसने बोला, ठीक है। जहाँ पे E1 और E2 क्या है, एनर्जीज ऑफ लोअर एंड हायर ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डिफाइन करा। तो हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है,
एम वी, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है। आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम आर स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा को लिख दिया वी अपॉन आर, तो हमारा फॉर्मुला बन गया एम वी आर, ठीक है। हमारा फॉर्मुला बन गया एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मुला बन गया एम वी आर। अब वो क्या बोल रहा है, तो फोर्थ जो हमारा लॉ उसका प्रिंसिपल था, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होगा, वो डिस्क्रीट नहीं होगा, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूस नहीं होगा, क्वांटाइज होगा, मतलब कुछ वैल्यूज ही ले सकता है वो, ठीक है। इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इट कैन बी एक्सप्रेस इन इक्वेशन एम वी आर इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। जो एम वी आर होगा वो NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा, मतलब thus an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के। तो आपको ये फॉर्मुला पता होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। Radiation is emitted or absorbed only when the transition of electron takes place from one quantized value of angular momentum to another, ठीक है। एमिशन एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब जो इलेक्ट्रॉन है या जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी क्वांटाइज वैल्यू होगी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। Therefore मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हियर, दैट इज व्हाई सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड, ठीक है। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही अलाउड करे गए, ठीक है। सारे ऑर्बिट्स अलाउड नहीं करे गए, सिर्फ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, NH अपॉन 2 पाई के, ठीक है। अब उसने क्या दिया, उसने कुछ अपने प्रिंसिपल से थ्योरीज दी कुछ। सबसे पहला थ्योरी था द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड n इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो उसने जो ऑर्बिट्स को नंबर क्या दिया, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। तो इनको क्या बोला गया, उन्होंने बोला n जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी के बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो उसने अभी n दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो n की वैल्यू कर सकती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर उसने क्या दिया, उसने रेडियस का फॉर्मुला दिया और उसने एनर्जी का फॉर्मुला दिया। मैं आपको बता दूं क्या क्या फॉर्मुला दिया। तो रेडियस का उसने फॉर्मुला दिया कि रेडियस ऑफ nth मतलब क्या फर्स्ट निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, फोर्थ ऑर्बिट के लिए। फॉर्मुला क्या दिया उसने, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। वेरी इंपॉर्टेंट, n स्क्वायर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन सा ऑर्बिट है, ठीक है, कौन सा ऑर्बिट है, ऑर्बिट का नंबर या ऑर्बिट, एंड z क्या है, एटॉमिक नंबर। देखो ये जो था ना, ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और ये हाइड्रोजन के लिए या बोर्स का मॉडल, वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन के लिए ही डिफाइन था, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो z हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, अगर हीलियम लेंगे, हीलियम प्लस लेंगे तो 2 होगा z, तो ऐसे, ठीक है। तो आर एन क्या हो गया, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। आर्म स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आर्म स्ट्रॉन्ग में है, नैनोमीटर में कुछ और वैल्यू हो जाएगी, इन्होंने नैनोमीटर में दे रखा था, ठीक है। अगर ई एन की वैल्यू देगी, एनर्जी की वैल्यू दे हर ऑर्बिट की, अगर आपको किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मुला दिया उसने, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आपको जूल में निकालनी तो क्या हो जाएगी, -2.18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। तो आपको याद रखने ये फॉर्मुले, इन फॉर्मुले से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट है और ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। तो इन्होंने देखो ये एनर्जी दी, एनर्जी की वैल्यू दी, ये किसके लिए, फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस एंड सो ऑन। द एनर्जी ऑफ दीज स्टेशनरी स्टेट्स एसोसिएटेड विद दीज काइंड ऑफ आयंस also known as hydrogen like species are given by the expression। तो ये एनर्जी थी, मैंने आपको बता दिया, -2.18 इंटू n-18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल, और जो रेडियस था वो इतना था 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। देखो अब ध्यान से, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी वो भी कैलकुलेट करना पॉसिबल था, बट आपको एनसीईआरटी नहीं रखी है, बट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना 2.18 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z अपॉन n। z एटॉमिक नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो देखो लिखा भी हुआ है, ऑल्दो वेरी द प्रिसाइज इक्वेशन नॉट गिवन हियर, क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब z की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जो थी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी z के, वेलोसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू z बट वेलोसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल था n के, ध्यान रखना दोनों, ठीक है, दोनों क्या रखना, ध्यान रखना फॉर्मूला है। तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है z के, z मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, और v इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/n के, ठीक है, v इनवर्स प्रोपोर्शनल है n के। नाउ लिमिटेशंस, ठीक है, अब हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है वो बताया बोर्ड्स ने, वो पढ़ लिया। अब देखो बोर्ड्स मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या थी, ध्यान से देखना। जो बोर्ड्स का फर्स्ट मॉडल था वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था,
it could account for the stability in line spectra of hydrogen atom and hydrogen like ions. However, Bohr model was too simple to account for the following points. Very simple था, तो और चीजों को डिफाइन नहीं कर पाया क्या? It fails to account for the inner finer details doublet that is too closely spaced line. अगर दो स्पेस लाइन है, क्लोजली स्पेस लाइन है, तो डबलेट बन सकता है, तो वो उसने नहीं बताया. Of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques. This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. हाइड्रोजन के अलावा किसी का भी एक्सप्लेन नहीं करा इसने, ठीक है. हाइड्रोजन के अलावा हीलियम का नहीं करा एक्सप्लेन, हीलियम प्लस का करा क्योंकि वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है. फॉर एग्जाम्पल, हीलियम एटम विच पॉजेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बोर्स थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम स्प्लिटिंग हो रही है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया तो वहां पे स्प्लिटिंग कैसे होगी वो भी उसने नहीं बताया था. अब आपको पता क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लो. आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो ध्यान देना, ठीक है. आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. और क्या एक्सप्लेन करा था उसने? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स. उसने बताया नहीं था कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है. एटम्स अनस्टेबल के होते हैं, एटम्स जो है इजीली बॉन्ड्स को बना लेते हैं, ठीक है. तो इन अदर वर्ड्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द मेंशन्ड अबव पॉइंट्स, वन नीड्स अ बेटर थ्योरी व्हिच कैन एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम. ठीक है, कॉम्प्लेक्स एटम की साइलेंट फीचर्स को इसने एक्सप्लेन नहीं करा, तो उसको एक और थ्योरी चाहिए, ठीक है. हमको एक और थ्योरी चाहिए जो लास्ट थ्योरी होगी हमारी इस चैप्टर की. तो देखो, अब नेक्स्ट आते हैं हम टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि हमारा लास्ट मॉडल है इस चैप्टर का. हमने 3 तो पढ़ लिया, थॉमसन मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल पढ़ लिया. नेक्स्ट आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो इन व्यू ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ द बोर्स मॉडल, अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप अ मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल फॉर एटम्स. ठीक है, बोर्स मॉडल के फेलियर के बाद उन्होंने और अच्छे मॉडल्स बनाने का ट्राई किया. टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व्हिच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मेशन ऑफ सच मॉडल. ठीक है, अब दो चीजें उन्होंने यूज करी, ठीक है. इन दो चीजों का उन्होंने यूज करा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डिफाइन करने में. वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों चीजों को समझने, पहले इन दोनों चीज को समझेंगे, पहले इन दोनों ऑब्जर्वेशन समझेंगे, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझेंगे. तो पहले दो चीज समझेंगे, ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर. अभी तक हमने क्या बोला था कि ड्वेल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन है, मैटर नहीं है. अब हम बोलेंगे ड्वेल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन, मैटर भी समझाएंगे. और हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द केमिस्ट्री फील्ड. सबसे पहले देखते हैं ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर. अब फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो जैसे हमारा रेडिएशन है, रेडिएशन दो बिहेवियर शो करता है ना, पार्टिकल और वेव नेचर, वैसे ही मैटर भी बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर शो करता है. This means that just as a photon has momentum as well as wavelength, electrons should also have momentum as well as wavelength. तो इलेक्ट्रॉन्स का भी होना चाहिए, मोमेंटम तो है ही, मास तो है ही, मोमेंटम है, बट वेवलेंथ भी होगी. क्यों? क्योंकि वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करता है, ऐसा बोला डी ब्रोगली ने. तो फ्रॉम दिस एनालॉजी गेव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. तो उसने क्या बोला, मैटर जो है पार्टिकल की तरह फॉर्म करता है, पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है और वेव की तरह भी एक्ट करता है, मतलब उसकी वेवलेंथ भी होगी. और पार्टिकल जैसे मास तो होता ही है और मोमेंटम होता ही है. ठीक है, अब ये जो थ्योरी है वो स्मॉल पार्टिकल्स पे ही अप्लाई होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है. अगर मैं बात करूं अपनी या स्पैन की बात करूं तो इस पे नहीं अप्लाई होगी. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो स्मॉल पार्टिकल्स पे ही अप्लाई होती है. आप पे और मुझ पे अप्लाई नहीं होगी, ना स्पैन पे अप्लाई होगी. तो फॉर्मुला क्या दिया उसने? फॉर्मुला दिया हमको लैम्डा इक्वल्स टू, मैंने बना रखा है वैसे तो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी इक्वल्स टू एच अपॉन पी. ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एन वी इक्वल्स टू एच अपॉन पी. ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मुला थे. एम वी को ही उन्होंने मोमेंटम लिखा है. ठीक है, जहां पे एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, वी इट्स वेलोसिटी एंड पी इट्स मोमेंटम. डी ब्रोगली प्रेडिक्शन वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वाज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगोज डिफ्रैक्शन फिनोमिनन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव्स. ठीक है, उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करा कि ये सच है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है. तो उन्होंने क्या करा, डिफ्लेक्शन कराया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हो गया. ठीक है, तो उससे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है. दिस फैक्ट दैट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, उसी फैक्ट के बाद उन्होंने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बनाया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बनाया. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बिकॉज इट अचीव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम्स. ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब इतना मैग्नीफाई करके देख सकते हैं किसी भी छोटे से छोटे सब्सटेंस को. ठीक है, किसी भी स्मॉल से स्मॉल सब्सटेंस को हम 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखो यहां से, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव करेक्टर. सबका, मेरा, आपका, इस पेन का, सबका वेव करेक्टर है, सबका. बट द वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज मासेस. क्योंकि बहुत ज्यादा मासेस है ना, तो जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज होगी, जो वेवलेंथ होगी, वेव नंबर होगा, वो इतने ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होंगे, वो इतने ज्यादा छोटे होंगे कि हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप पे, मुझ पे वेव लाइक प्रॉपर्टी है तो सही, बट वो
अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो लार्ज मासेस की वजह से पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, लार्ज मासेस की वजह से। दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट डिटेक्टेड, उनकी डायरेक्ट हम डिटेक्ट नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टीज, वेव लाइक प्रॉपर्टीज। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स विद वेरी स्मॉल मासेस कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो सिर्फ ये जो थ्योरी है डी ब्रोगली की, वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स में लगती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स। रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव दीज पॉइंट्स क्वालिटेटिवली। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला तो ये है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक फॉर्मूला ये है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे ही फॉर्मूला में क्वेश्चन आता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 2m। क्या है? के ई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, वो भी एक बार कर लेना आप इस वीडियो को देखने के बाद। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, √2m, ठीक है, √2m काइनेटिक एनर्जी। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, Heisenberg uncertainty principle. Werner Heisenberg, a German physicist, in 1927 stated uncertainty principle, which is the consequence of dual behavior of matter and radiation, ठीक है। वो consequences था, मतलब वो रिजल्ट था, वो क्या था? रिजल्ट था किसका? dual behavior of radiation, dual behavior of matter, जो कि रेडिएशन और पार्टिकल नेचर था। It states that it is impossible to determine simultaneously, ठीक है, very important, it is impossible to determine simultaneously the exact position, exact momentum of an electron। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको पता लगाना है कि पोजीशन, किसी भी एटम, कोई भी एटम है, उसकी पोजीशन पता लगानी है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगानी है किसी एटम में, तो आप पता लगा सकते हो, ठीक है, पोजीशन पता लगा सकते हो। अगर आपको पता लगानी है कि उसकी वेलोसिटी, ठीक है, वो कितनी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी आप पता लगा सकते हो, तो वेलोसिटी भी आप पता लगा सकते हो। बट ये अलग अलग टाइम पे। अगर आपको बोला जाए साइमल्टेनियसली, तो आप एक तो इजिली, एक तो एक्यूरेटली पता लगा लोगे, पोजीशन पता लगा लोगे, बट वेलोसिटी में एरर आएगा। बट क्या आएगा? वेलोसिटी में एरर आएगा, वेलोसिटी पता लगाने में या वेलोसिटी को डिटेक्ट करने में। अगर आप वेलोसिटी एक्यूरेटली पता लगा लोगे तो आपकी पोजीशन में एरर आएगा। अब ये आता क्यों है? तो देखो ध्यान से। अब अगर आपको निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालोगे कैसे? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ लाइट। आप लाइट की फॉर्म में एनर्जी दोगे। अगर आपने एनर्जी दे दी, अगर आपने एनर्जी दे दी तो उसकी पोजीशन तो पता लगा ली, बट उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि आपने एनर्जी दी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। आपने एनर्जी दी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, बट आपको पोजीशन पता लग गई, मतलब आपको पोजीशन तो एक्यूरेटली पता लग गई, बट उसी टाइम जब आपने पोजीशन डिटेक्ट करने की कोशिश करी, उस टाइम वेलोसिटी बढ़ गई, तो आप वेलोसिटी आप डिटेक्ट, विद वेलोसिटी में क्या आएगा? एरर आएगा। वेलोसिटी में एरर आएगा। तो वही बोल रहा है हिंसबर्ग कि वी कांट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मैथमेटिकली इसका वो क्या होगा? तो मैथमेटिकली दिया उसने कि जो डेल एक्स डेल पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अभी डेल एक्स और डेल पी एक्स क्या है? डेल एक्स और डेल पी एक्स क्या है? एरर है, ठीक है। ये क्या है? एरर है इन पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। जब आप निकाल रहे हो तो एक चीज तो एक्यूरेटली निकलेगी, बट दूसरी चीज में क्या आएगा? एरर आएगा या अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है। क्या आएगा? एरर आएगा या अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है। तो डेल एक्स इन द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड डेल पी एक्स और डेल वी एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर आपकी पोजीशन में हाई एक्यूरेसी है, देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। वेलोसिटी में एरर आएगा या वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी, अनसर्टेन होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रिसाइसली, अगर आपने वेलोसिटी को एक्यूरेटली निकाल लिया तो आपकी पोजीशन में कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी या कोई भी एरर आएगा। उसी एरर को उसने बोला है डेल एक्स, डेल वी या डेल पी एक्स। तो जो एरर का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, जो एरर का होगा मल्टीप्लीकेशन, डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स, किससे ज्यादा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा? एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा? एच अपॉन 4 पाई एम से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। एच अपॉन 4 पाई एम से ज्यादा होगा, ये उसने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करके निकाली। दस इफ कैरी आउट सम फिजिकल मेजरमेंट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन और वेलोसिटी, वी कैन द आउटकम विल ऑलवेज डिपिक्ट अ फजी और ब्लरी पिक्चर, ठीक है। जब भी आप दोनों निकालने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा जो रिजल्ट होंगे वो एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। चाहे एक पोजीशन एक्यूरेट मिल सकती है, फिर आपकी वेलोसिटी एक्यूरेट नहीं होगी। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स इंटू डेल वी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, या आपको ये पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, ठीक है। तो इसी के साथ, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या पता लगाया उसने कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना असंभव है, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन निकालना आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर पोजीशन निकाल सकते अगर आपको वेलोसिटी एक्यूरेट पता है, ठीक है। तो यही सिग्निफिकेंस था, यही सिग्निफिकेंस था, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, one of the important implications of the Heisenberg uncertainty principle is that it rule out the existence of definite path or trajectories of electrons and other particles, ठीक है। मतलब वहां पर कोई भी वहां पर क्या नहीं है? वहां पर कोई भी पर्टिकुलर ट्रॉजेक्ट्री नहीं है, ठीक है। नो डेफिनेट पाथ एंड ट्रॉजेक्ट्री, मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी ऑर्बिट में
रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन आपका यहां भी हो सकता है, आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है ऐसा। इलेक्ट्रॉन कोई भी एक फिक्स ट्रॉजेक्ट्री नहीं है, उसने ये बताया, क्योंकि फिक्स पोजीशन ही इलेक्ट्रॉन की, तो ये बताया उसने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द ट्रैजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट्स। If we know where a body is at particular instant and we also know its velocity and the forces acting on it that instant, we can tell where the body would be sometimes later। मतलब हमको अगर पोजीशन और वेलोसिटी पता है तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी हमारी, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर है। बट ये तो दोनों एक साथ निकालना इज नॉट पॉसिबल, ये दोनों निकाल नहीं सकते। वी देयरफॉर कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रैजेक्टरी सिंस। तो ये दोनों मिलाकर इसकी ट्रैजेक्टरी बनाती है, ठीक है, इन दोनों से ही हमारे क्या मिलता है, ट्रैजेक्टरी मिलती है। तो से पोजीशन और वेलोसिटी से हमको क्या मिलती है, ट्रैजेक्टरी मिलती है। अगर ये दोनों डिफाइंड है तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ट्रैजेक्टरी में रोटेट कर रहा है, बट ये दोनों डिफाइंड है ही नहीं, हम एक साथ इन दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो दैट्स वाई वहां पे हमारा बोर्ड्स मॉडल फेल हो गया, ठीक है, हमारा बोर्ड्स मॉडल फेल हो गया। बोर्ड्स मॉडल ने तो क्या बोला था हमारे को, हमारा बोर्ड्स मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल ने क्या बोला था हमको कि जो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में, एक डेफिनेट ट्रैजेक्टरी में रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। Since for subatomic particles, objects is electron, it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at any given instant to an arbitrary degree of precision, ठीक है। So it is not possible to talk about the trajectory of the electron, ठीक है, हम नहीं बोल सकते कि वो इसी ऑर्बिट में, इसी पाथ में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस था हाइजेनबर्ग-अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो द effect of the Heisenberg-Uncertainty principle is significant only for the motion of microscopic objects and is negligible for that of macroscopic objects, ठीक है। अगर आप बोलोगी मेरी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकाल सकते हो, तो यस मेरी निकाल सकते हैं, ठीक है, मेरा मास और मेरी वेलोसिटी या मेरा मोमेंटम एक साथ निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज ओनली एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन या सबएटॉमिक पार्टिकल्स भी लगता है, ठीक है, वो उन्होंने डिफाइन करके या एक्सप्लेन करके बताया भी इस एग्जाम्पल से। चलते हैं आगे। तो दैट्स वाई द बोर एटॉमिक मॉडल फेल्ड। और इसी के साथ हमारे दोनों लॉज खत्म हुए। अब हमको पढ़ना है रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल। तो देखो मैंने आपको बता दिया, वही लिखा हुआ है इधर। इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड चार्ज पार्टिकल मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द न्यूक्लियस, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड हो ही सकता। द वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेव करेक्टर जो है वो कंसिडर करा ही नहीं करा किसमें, बोर मॉडल में, ठीक है। For the orbit is clearly defined path and this path can completely be defined only both the position and the velocity of the electron are known, वो जो कि known नहीं होते हैं, ठीक है, एक साथ हम निकाल नहीं सकते हैं exactly the same time। This is not possible according to the Heisenberg-Uncertainty principle। Bohr model of the hydrogen atom therefore not only ignores the dual behavior of matter but also contradicts Heisenberg-Uncertainty principle, ठीक है। तो बोर मॉडल की यहाँ पे भी दो हमारी लिमिटेशंस आ गई या फेलियर्स आ गए कि बोर मॉडल, एक तो बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर नहीं करा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर नहीं करा था, ठीक है। सेकंड, उसने बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी में या एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वी कांट फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल। इसके बाद आया हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि हमको पढ़ना है, लास्ट मॉडल, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। Classical mechanics based on the Newton's laws of motion successfully describe the motion of all macroscopic, I am talking about the macroscopic, जैसे apple, such as falling stone, orbiting planets, which have essentially a particle-like behavior as shown in the previous section. However, it fails when applied to macroscopic objects, ठीक है। हमारा classical mechanics microscopic objects को define नहीं कर पाया, उनकी ट्रैजेक्टरी को डिफाइन नहीं कर पाया, ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने वेव नेचर को कंसिडर करा ही नहीं है क्लासिकल मैकेनिक्स ने। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द मैटर इज कॉल्ड द क्वांटम मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब जो दोनों ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को कंसिडर करता है, मतलब वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी। Quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of the motions of the microscopic objects that have both observable wave-like and particle-like properties. It specifies the laws of motion that these objects obey. Now, very important point, when quantum mechanics is applied to macroscopic objects for which wave-like properties are insignificant, तो वहाँ पे जो results मिलेंगे हमको, the results are the same as that from the classical mechanics. अगर quantum mechanics मेरे ऊपर apply होगी, तो मेरा तो waves जो nature है insignificant है, मेरा जो वेव नेचर है वो इनसिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा
मेरा लार्ज मास है, उसकी वजह से वेव नेचर क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। उसकी वजह से जो रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर मेरे ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करी गई तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, वो सेम मिलेंगे किससे, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से मिले थे, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से मिले थे वो सेम मिलेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है श्रोडिंजर, ठीक है। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स का फादर थे वो कौन थे, श्रोडिंजर थे। फॉर सिस्टम सच एज एटम और मॉलिक्यूल हुज एनर्जी does not change with the time, the Schrodinger equation is written by as this, ठीक है। Schrodinger equation थी H psi equals to E psi, H cap psi equals to E psi। अब ये H cap psi E psi क्या है, देखो मैटर है हमारे पास, मैटर जो क्वांटम मैकेनिक्स थी उसने मैटर के दोनों को ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर को यूज किया, मतलब वो बोल रहा है पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अगर वेव नेचर है तो वेव फंक्शन भी होगा ना, क्योंकि वेव को डिफाइन करने के लिए हमारे पास वेव फंक्शन होना चाहिए। अब उसी वेव फंक्शन को बोलते हैं साई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी वेव फंक्शन को बोलते हैं हम साई, क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन आती है साई एच साई इक्वल्स टू ई साई, जहां पे एच क्या है, इस वेव फंक्शन का सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इस वेव फंक्शन को सॉल्यूशन लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास वेव फंक्शन है, हमको सॉल्यूशन चाहिए, हमको सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा। हमको इस वेव फंक्शन पे कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें आपको बता रहा हूं। मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा जो होता है हैमिल्टोनियन, जो क्या होता है हैमिल्टोनियन, एच ऑपरेट होगा साई पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई साई मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगी, दो वैल्यूज मिल जाएगी, ई साई जब आपको सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉल्ड हैमिल्टोनियन। श्रोडिंगर गिव अ रेसिपी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आपको इस ऑपरेटर से क्या मिला, आपको इस ऑपरेटर से मिला एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। जब आपने ऑपरेटर ऑपरेट किया वेव फंक्शन पे तो आपको क्या मिल गई, आपको मिल गई एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, एनर्जी मिल गई सिस्टम की। ये क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सबमेटिंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई एंड रिवल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई इंडिविजुअली, ठीक है। तो आप ये इस एनर्जी में क्या क्या आ गया, इस एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आ गई प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स ई एंड साई, आपको क्या मिल गया, ई और साई मिल गया जब आपने सॉल्यूशन करा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो जब आपने पूरी इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है, एक श्रोडिंगर इक्वेशन होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एक श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको तीन चीजें मिलती है, ठीक है, तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं एन एल एम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। When Schrodinger equation is solved for the hydrogen atom, ये हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करेगी, ठीक है। The solution give the possible energy values the electron can occupy and the corresponding wave functions of the electron associated with each energy level. These quantized energy states and corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers, ठीक है। ये जो 3 set of quantum numbers थे उनके लिए एक quantized energy state थी और एक quantized और एक corresponding wave function था, ठीक है। तीनों का एक quantized energy state थी और एक corresponding wave function था। एन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एम एल से, ठीक है, एम और नीचे होता है सबस्क्रिप्ट में एल, ठीक है। तो ये आया हमारा सॉल्यूशन किससे, श्रोडिंगर इक्वेशन से। अराइज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी स्टेट द वेव फंक्शन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी स्टेट में हो, कोई भी एनर्जी स्टेट में हो, उसका वेव फंक्शन कैसे डिस्टिंग्विश होगा, कैसे आप पता लगाओगे कि उसका वेव फंक्शन कैसे अलग है, कैसे पता लगाओगे, थ्रू साइज, साइज अलग होगा, शेप अलग होगा और ओरिएंटेशन अलग होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्बिटल, ठीक है। तो अभी हम तीन चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, तीन चीजें पढ़ेंगे हम, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होता है, देखो ऑर्बिटल मतलब द area where the probability of finding the electron is maximum, probability of finding the electron is maximum, कि उस एरिया में probability of finding the electron is maximum, probability है maximum, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसी एरिया में होगा, बट उस एरिया में प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग मैक्सिमम, ठीक है। एंड ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज का अगर ऑर्बिटल होगा मींस देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर स्मॉलर साइज का ऑर्बिटल होगा तो इसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई, बढ़ गई। सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मींस दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शंस। अब शेप और ओरिएंटेशन से क्या पता लगेगा, शेप और ओरिएंटेशन से हमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पता लग जाएगी कि हाँ वहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स एन एल एम, और एक और होता है एस। ईच ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स लेबल्ड एज एन एल एम एल, ठीक है, एन
एल और एम एल, इनके बारे में हम पढ़ते हैं अब। तो देखो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ लेते हैं। तो ये हमने पढ़ी ली है कि जो एनर्जीज होगी इलेक्ट्रॉन्स की इन एटम्स इज क्वांटाइज, दैट इज वन कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, सारी वैल्यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू बी न्यूक्लियस इन एटम्स, द एक्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी लेवल्स इन अ डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्जिस्टेंस कहां से आई, जब हमने वेव प्रॉपर्टी को भी कंसिडर करा इलेक्ट्रॉन की, और जो सॉल्यूशंस थे श्रोडिंगर इक्वेशन के वो सेटिस्फाई कर रहे थे। बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमने पढ़ी लिया साइमल्टेनियसली। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम देयरफॉर कैन नेवर बी डिटरमाइंड और नोन एक्यूरेटली। ठीक है, कभी भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। बहुत हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम कभी भी इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर पार्ट डिफाइन नहीं कर सकते, हम डिफाइन कर सकते हैं एक एरिया कि वहां पर प्रोबेबिलिटी मिल सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दैट इज व्हाई यू शैल सी later on one talks on the only probability of finding electron at different points in the atom। ठीक है, एक पॉइंट पे देंगे हम। ठीक है, पॉइंट पे अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपको समझ आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है, तीन चीजें हमारे पास है। वेव फंक्शन, वेव फंक्शन मतलब साई। अभी वेव फंक्शन प्लस भी हो सकता है, वेव फंक्शन माइनस भी हो सकता है। कैसे, तो देखो अगर हमारे पास ऐसे है वेव फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर हमारे पास वेव फंक्शन ऐसा है तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया। ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव आएगी, तो साई की वैल्यू है प्लस आएगी और नेगेटिव आ सकती है। साई की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। बट अगर हमने इस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई स्क्वायर, अगर हमने इस और वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया तो हमारा क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब आप कैसे बनाओगे, देखो आप कैसे बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, मैं बना के दिखाता हूं। तो अगर आपको साई स्क्वायर का बनाना है, अगर आपको साई स्क्वायर का बनाना तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो साई स्क्वायर ऐसे बनेगा। साई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपने साई स्क्वायर को v से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं, साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज, क्या बोलेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर है। From the values of psi square at different points within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where the electrons will most probably be found। ठीक है, अगर psi square की वैल्यूज हमको पता लग गई, उससे हम प्लॉट करेंगे वैल्यूज, उससे प्लॉट करने के बाद हमको पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा कि जो न्यूक्लियस के पास कौन से एरिया में, न्यूक्लियस के पास कौन से एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये बताता है हमको। और अगर हम साई स्क्वायर v से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, साई स्क्वायर वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए आपको क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। नेक्स्ट आता है, उसने तीन चीजें डिफाइन करी, NLMS। ठीक है, क्या डिफाइन करा, NLMS डिफाइन करा उसने। तो तीन चीजें उसने डिफाइन करी, तो ये करके पढ़ते तीनों चीजों को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या सकता है, 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है और साइज बताता है। ठीक है, साइज बताता है। फॉर हाइड्रोजन एटम एंड द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज He+, Li2+, B3+, एटसेट्रा, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n। जो एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इस n को बोलते क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई द शेल। ये शेल को भी आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शेल को भी आइडेंटिफाई करता है। शेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो। With the increase in the value of n, the number of allowed orbitals increases and are given by n square. All the orbitals of a given value of n constitute a single shell of atom. अगर जितने भी ऑर्बिटल्स एक ही वैल्यू है उनकी n की, तो वो सारे क्या होंगे, सिंगल शेल में होंगे। ठीक है, सारे क्या होंगे, सिंगल शेल में होंगे। ठीक है, अब n क्या होता है, 1 2 3, क्या आपने पढ़ा होगा बचपन में, 4। तो ये होता है KL शेल, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। जिससे बनाते हैं ना इसको, ऐसे ये ऐसे बनाते हैं ना। तो ये हो गया हमारा K शेल, ये हमारा L शेल, ये हमारा M शेल, ये N शेल। n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4। तो these are the all about shells। ठीक है, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे n बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, साइज ऑफ शेल भी बढ़ेगा, साइज ऑफ शेल भी बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे शेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, शेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा जैसे जैसे साइज शेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
Since energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positive charged nucleus, the energy of the orbital will increase with increase of n. जैसे क्या होगा, जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी एन के साथ साथ. जैसे एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ऑर्बिटल भी बढ़ती जाएगी, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी ऑर्बिटल की एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन. अब आते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर पे. तो देखो कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से समझना. एजिमुथल क्वांटम नंबर को आपको ध्यान रखना है. पहले एजिमुथल क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, अभी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में. ठीक है, नीट में भी आ जाएगा. जेईई मेंस में आया हुआ है, उन्होंने पूछा सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. अब उनको पता नहीं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कौन सा होता है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को ही सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ही बोलते हैं. ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है L इक्वल्स टू 0 to n-1. ठीक है, अगर आपका n 1 है तो L क्या हो जाएगा, 0 to 1-1, तो 0 to 0 मतलब L क्या हो गया 0. ठीक है, सिमिलरली n1 के लिए L 0 होगा, n2 के लिए L 0 1 होगा, 0,1 होगा, n3 के लिए L 0 1 और 2 होगा. ठीक है, मतलब n से 1 कम. ठीक है, n से 1 कम. तो अगर n4 होगा तो L क्या हो जाएगा, अगर n4 होगा तो L क्या हो जाएगा 0 1 2 and 3. तो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द L वैल्यू. अब L वैल्यू बताता क्या है, L वैल्यू बताता है सब शेल को. क्या बताता है, सब शेल को. Each shell consists of one or more subshells or sublevels. The number of subshells in a principal shell is equal to the number value of n. जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सबशेल्स होंगे. देखो ध्यान से देखो क्या समझेंगे. ये देखो n की वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू क्या है 1 है, तो l की वैल्यू भी कितनी है 1 है. एक मतलब 0 है बट वैल्यूज कितनी है 1 है. n की वैल्यू 2 है तो कितने सबशेल्स हो गए, 2 सबशेल्स हो गए, एक 0 एक 1. n की वैल्यू 3 है तो कितने सबशेल्स हो गए, एक सबशेल, दूसरा सबशेल और तीसरा सबशेल. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो L की वैल्यू 0 तो सबशेल होगा S, 1 होगा तो P सबशेल, 2 होगा तो D सबशेल, 3 होगा तो F सबशेल और 4 होगा तो G सबशेल. ठीक है, n की वैल्यू 1 तो एक सबशेल होगा, सिर्फ S, सिर्फ 1S. 1 कहां से आया, ये दिखा रहा है शेल को और ये दिखा रहा है सबशेल को. ध्यान से देखो, ये दिखा रहा है सबशेल को और ये दिखा रहा है शेल को. क्या दिखा रहा है, शेल को. सिमिलरली अगर हमारे पास n2 है तो n2 है ना, तो कितने सबशेल होंगे, 2 सबशेल होंगे. 2 सबशेल है, n इक्वल 0 और 1. 0 किसको दिखाएगा, S को, 1 किसको दिखाएगा, P को, 1 दिखाएगा P को. तो 0 और 2S है तो 2S और 2P. सिमिलरली n3 है तो कितने सबशेल्स होंगे, 3 सबशेल होंगे. जितनी वैल्यू n की उतने ही सबशेल. n3 होंगे तो L0 1 2 3 सबशेल है, 0 3S 1 3P और 2 3D, 2 मतलब D. और n इक्वल टू 3 इसलिए D 3 आया. ठीक है, 3 क्यों आया, क्योंकि n इक्वल टू 3 है. सिमिलरली 4 के लिए 4F हो जाएगा. 3 के लिए जब L की वैल्यू 3 होगी तो 4F, 0 होगी तो 4S, 1 होगी तो 4P, 2 होगी तो 4D. दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सबशेल्स. ये क्या हमारे सबशेल्स है. ठीक है, तो ये टेबल में बता रखा है हमको. ठीक है, ये सबशेल नोटेशन है 1S 2S 2P 3S सिमिलर. ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू और L की वैल्यू से. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो कि ml होता है. ठीक है, क्या होता है ml. अब ml निकालोगे, कैसे निकालोगे. ठीक है, अब आप ml कैसे निकालोगे वो देखते हैं. तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सेट. ठीक है, वो क्या बताता है, ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट है. ठीक है, क्या बताता है, ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट है. हमने देख लिया शेल, हमने देख लिया सबशेल, अब वो बता रहा है कि ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट है. ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट होगा वो हम देखेंगे साइज से या शेप से. फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाय L वैल्यूज 2L प्लस 1 वैल्यूज ml आर पॉसिबल. ठीक है, अगर हमारे पास एक L सबशेल है तो कितनी ml वैल्यूज होगी. ठीक है, कितनी ml वैल्यूज होगी वो हम पता लगा सकते हैं 2L प्लस 1 से. ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे, 2L प्लस 1 से. अब देखो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं. अगर आपको ml निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -L2 प्लस L करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, -L2 प्लस L. अगर L 0 है तो ml की वैल्यू क्या होगी, -0 प्लस 0. -0 प्लस 0 कुछ होता है, 0 तो होता है, तो 1, तो S हो गया. अगर L की वैल्यू 1 है तो ml क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1. -1 प्लस 1 दैट इज -1 0 और प्लस 1. -1 0 प्लस 1 मतलब p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे. ठीक है, p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज होगी ml की. अगर L की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 प्लस 1 एंड प्लस 2. ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं. अगर हम L रखेंगे 2
2 इंटू ये वाला फॉर्म लगाना है, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये लगाया, 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 1 5, मतलब ml की कितनी वैल्यू होगी 5, तो 5 ml वैल्यूज देख भी लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो L2 है तो कितनी वैल्यूज है ml की 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज है। तो हमारे को इस फॉर्मूले से पता लगेगा नंबर ऑफ ml वैल्यूज पता लगेगी, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमको पता लगेगा नंबर ऑफ ml, m छोटा लिखना है, ml वैल्यूज आए समझ में, और इस फॉर्मूला से हमारी ml की वैल्यू निकलेगी। नंबर ऑफ ml वैल्यूज इज डिफरेंट एंड द ml वैल्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन स्पिन श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था, वो किसने दिया था, देखो ध्यान से देखना। द 3 क्वांटम नंबर्स लेबलिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी used equally well to define its energy, shape and orientation, but all these quantum numbers are not enough to explain the line spectra observed in the case of multi-electron atoms, ठीक है। ये क्या नहीं थे, ये इनफ नहीं थे एक्सप्लेन करने के लिए कि स्पेक्ट्रा में जो स्प्लिटिंग हो रही है ना वो क्यों होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन केस के लिए। दैट इज सम ऑफ द लाइंस एक्चुअली अकर इन डबलेट्स, 2 लाइंस क्लोज स्पेस, ट्रिपलेट्स। This suggests that presence of few more energy levels than predicted by 3 quantum numbers, ठीक है। मतलब वहां पे क्या है, कुछ और एनर्जी लेवल्स भी है, इसलिए तो क्या हो रहा है, डबलेट भी बन रहा है, ट्रिपलेट भी बन रहा है, क्वाड्रेट भी बन रहा है। तो जॉर्ज, तो 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो, जॉर्ज लैंडबेक एंड सैमुअल गॉडस्मिथ प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ द 4th क्वांटम नंबर नोन एज द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms से 4था क्वांटम नंबर दिया। An electron spin around its own axis much in a similar way as Earth spin around its own axis while revolving around the sun। तो मतलब क्या हो रहा है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे तो रोटेट करता ही है, बट सन की एक्सिस पे भी रोटेट करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है ये बात कि स्पिन की 2 वैल्यूज सकती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। प्लस हाफ कब होगी जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और माइनस हाफ कब होगी जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। 2 वैल्यूज सकती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स के लिए देनी है वैल्यूज, ठीक है। चलते हैं आगे, अब सम अप करते हैं हम, ठीक है। एंड डिफाइंस द सबशेल शेल डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड आल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। एंड क्या बताता है, एक तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एक साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, और एनर्जी ऑफ सबशेल बताता है, ठीक है। देखो, एंड डिफाइंस द शेल डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल एंड आल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। एक साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है। देयर आर n सबशेल्स इन द nth शेल, मतलब हमको पता है कि जितनी n की वैल्यू होगी उतनी सबशेल भी होगी। L identifies subshell and determines the shape of the orbital। L क्या बताता है, सबशेल को बताता है, और determines the shape of the orbital। शेप क्या है उसकी, शेप, साइज नहीं, शेप क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखेंगे हम कि शेप क्या अलग अलग होती है, S के लिए अलग होती है, F के P के लिए अलग होती है, D के लिए अलग होती है, और F के लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है जो आपके कोर्स में है ही नहीं, ठीक है। ये भी हमने देख लिया 12+1 के लिए कि अगर L की वैल्यू 3 है तो ML की वैल्यू कितनी होगी 12+1। 3 के लिए रखो 2 इंटू 3+1 तो 7 मतलब L की वैल्यू 3 मतलब F, ठीक है। L की वैल्यू 3 मतलब क्या हो गया, कौन सा सबशेल हो गया, F सबशेल। तो F सबशेल के लिए ml की वैल्यू कितनी होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। क्या से आया ये फॉर्मूला, अभी बताया मैंने आपको कि जो ml की वैल्यू क्या होती है, ml की वैल्यू क्या होती है -L2 + L, ठीक है। तो -32 + 3, सिंपल एंड सोबर। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ml डेजिग्नेट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ml क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है कैसे वो ओरिएंटेड है इन द स्पेस। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, ml हैज 2l प्लस वैल्यूज, हमने देख लिया, द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर सबशेल। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम है, नहीं। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर नॉट सिनोनिमस। An orbit as proposed by Bohr is a circular path around the nucleus in which electron moves। बोर नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पाथ में, बट ऐसा नहीं है। A precise description of the path of this electron is impossible according to the Heisenberg uncertainty principle। एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन मतलब हमको नहीं पता कि जो ऑर्बिट है वो कहां पर है, ठीक है। ऑर्बिट कहां पर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स पोजीशन नहीं है, तो ये ऑर्बिट एक्चुअली होता ही नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ऑर्बिट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। Both orbits therefore have no real meaning, कोई रियल मीनिंग नहीं है, and their existence can never be demonstrated experimentally, ठीक है। उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको हम एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की एक प्रोबेबिलिटी होती है मिलने की, बट उसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ऑर्बिट जो है वो एक क्या है हमारा, नो रियल मीनिंग, एक सिंपल इमेजिनरी फिनोमिनन है। बट एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन द अदर हैंड इज अ क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट एंड रेफर्स टू द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन एन एटम। It is characterized by 3 quantum numbers जो हमने देख लिया n, l, m, and its value depends upon the coordinates of the electron। Psi has by itself, ठीक है, जो हमारा वेव फंक्शन है उसकी कोई
सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस या नो फिजिकल मीनिंग। इट इज द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर विच इज फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो साई स्क्वायर है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो कि हमको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है, कहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो psi square has at any point the atom gives the value of probability density at that point. Probability density psi square is the probability per unit volume and product of psi square and a small volume, ठीक है, मैंने ये बताया था आपको कि psi square अगर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे yields the probability of finding the electron in that volume, ठीक है, उस वॉल्यूम में हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस स्पेस में, बट कैन वैल्यू इट कैन बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट विद इन अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन वॉल्यूम कैन देयरफॉर बी कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ साई स्क्वायर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, हम सारे जो प्रोबेबिलिटी उनको सम कर देंगे और वॉल्यूम एलिमेंट्स को सम कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इट इज दस पॉसिबल टू गेट द प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ऑर्बिटल में वो निकाल सकते हैं, बट ऑर्बिट इज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट एंड इट डज नॉट हैव एन रियल मीनिंग। समझ आया समझ में कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, चलते हैं आगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो ध्यान से दिखना, मैं बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा आपको, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स। देखो आपको क्या चाहिए, जूते चाहिए, आपको अपने शूज चाहिए जो कि आपके कमरे में आपके अलमीरा में पड़े हुए, ठीक है, आपके कमरे में आपके अलमीरा में पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप बाहर हो, ठीक है, घर के बाहर हो, ये आप हो, आपको बनाया दो मैं, ये आप हो, ठीक है। अब आपको इस अलमीरा में, आपके पास अलमीरा है उसमें आपके शूज पड़े हैं, ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घर में एंट्री करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, हाउस में एंटर करना पड़ेगा, हाउस में एंटर करने के बाद आपके अपने रूम में एंटर करना पड़ेगा, अपने रूम में एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अलमीरा में जाना पड़ेगा, तो ये अलमीरा है, उसके बाद आपको शूज मिलेंगे, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, शूज मिलेंगे, मतलब देखो ध्यान से, पहले आप कहां गए, हाउस में गए, तो मतलब आपको पहले शेल में जाना पड़ेगा, हाउस के बाद कहां गए, रूम में गए, मतलब आपको सबशेल में जाना पड़ेगा, रूम के बाद कहां गए आप, अलमीरा खोलिए आपने, मतलब आपको ऑर्बिटल्स में जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, ऑर्बिटल्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उसके बाद आपको शूज मिलेंगे। तो शूज को मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन से कंसिडर करा है, इलेक्ट्रॉन से, शूज को यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन से रिलेट करा है, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको पहले शेल में जाना पड़ेगा, शेल के अंदर क्या होगा, एक सबशेल होगा, सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। समझ आया कि इलेक्ट्रॉन्स होते कहां पर है असली में, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली असली में होते हैं ऑर्बिटल्स में। आए समझ में, तो ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह कि पहले आपको घर में जाना पड़ेगा, हाउस, देन रूम में जाना पड़ेगा, फिर अलमीरा खोलनी पड़ेगी और फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब आपको शूज मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आपके क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। देखो आप तो ऐसे कर सकते हो, तो n = 3 है, आप डायरेक्ट करना, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, पहले n = 3 है, पहले आपको बता दो, एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होगा। n = 3 मतलब l = क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा, 0 मतलब s 3s 3p और 3d, ये होगा। 3s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने होंगे, ये भी आपको बताया नहीं मैंने, 1, कितने होंगे, 1 ऑर्बिटल। 3p में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स, और 3d में 5 ऑर्बिटल्स, ये बताया मैंने आपको अभी, ठीक है। अगर L0 है तो 1 ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल, L1 है तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, -1 0 +1, ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा मैं, px py pz, और L = 2 होगा तो यहाँ पे कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, क्या बता रहा है, 5 ऑर्बिटल्स बता रहा है, ठीक है। तो 3s में 1, 3p में 3 और 3d में 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, कितने हो गए, 5। तो अगर काउंट करोगे इनको तो कितना हो जाएगा, काउंट करोगे 3 + 5 8 9, तो 9 ऑर्बिटल्स होंगे, कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल्स। ये तो आपने डायरेक्ट नहीं करा, ये आपने इनडायरेक्टली करा, पूरा कॉन्सेप्ट लगा के। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n², तो n² क्या है, n क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 3n²। अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2n² कर दो, क्या कर दो, 2n², मतलब 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज 9 × 2 दैट इज 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अब अभी बोल रहा है कि यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अगर हमारे पास n2 है, L1 है,
N2L1, 2 के लिए 2, L के लिए 1 कितना मतलब P, तो 2P, 2P। अगर 4 0 है तो 4 0 मतलब 4S, 5 3 है मतलब 5 3 किसके लिए होता है F के लिए, तो 5F, 3 2 है 3 हो जाएगा ऑर्बिट, 2 हो जाएगा सबशेल, सबशेल 2 किसके लिए होता है D के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया ना SPDF, तो 0 1 2 3, तो 2 किसके लिए हो जाएगा D के लिए हो जाएगा, ठीक है। 2 किसके लिए हो जाएगा D के लिए हो जाएगा। चलते हैं आगे, नाउ देखते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, PX PY और PZ। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY DYZ DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अब आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितना सकते हैं 9 10, इसमें कितना सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना सकते हैं 2, तो 2 यहाँ पे आ सकते हैं, 6 यहाँ पे आ सकते हैं टोटल, और यहाँ पे 10 आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ टोटल कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूँ। अगर हम बात करें F की, तो F के लिए ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं बताऊंगा आपको सब, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे जब। तो हमारे पास F के लिए कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। D के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 के लिए, P के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और S के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं जो मैंने बता दिया आपको, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F में हमारे 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब इनका शेप्स की बात करते हैं, ठीक है, इनकी शेप्स की बात करते हैं। उससे पहले जो दे रखा है वो पढ़ते हैं, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। द ऑर्बिटल वी फंक्शन और साई फॉर इलेक्ट्रॉन इन एम्प्टी हैज नो फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग नहीं होती है साई की, बट साई स्क्वायर की होती है, ये हमने पढ़ा है। साई स्क्वायर की होती है और साई स्क्वायर वी की होती है, जो कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is maximum. It's simply a mathematical function of coordinates of electron. However, for different orbitals, the plots of corresponding wave functions as a function of r, the distance from the nucleus are different. ठीक है, डिफरेंट अलग होता है, प्लॉट्स अलग अलग है, ठीक है। प्लॉट्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। गिवन सच प्लॉट फॉर 1s के लिए रखा है, 2s के लिए रखा है, प्लॉट पढ़ने की जरूरत नहीं, प्लॉट्स नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो एस ऑर्बिटल मतलब मैंने बताया, एस ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल, ठीक है, वहां पे एक ऑर्बिटल होता है, और वो एक ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारा ऑर्बिटल है, ठीक है। तो देखो यहां से देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ऑफ 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज फॉर 1s एंड दिस इज फॉर 2s, दिस इज फॉर 2s। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहां पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा यहां पर है, देखो ये सारा डार्क है। फिर 2s के लिए यहां पर है, ठीक है, 2s के लिए क्या हो गया, यहां पर नहीं है, देखो यहां पर नहीं है, और ये ज्यादा डार्क है, ये पोर्शन ज्यादा डार्क है, मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो दिखा रहा है। 2s के लिए यहां पर है और 1s के लिए यहां पर है, क्लियर है। अब आते हैं 3 p ऑर्बिटल्स, ठीक है। p के 3 ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स, px py pz। देखो px जो होगा वो x एक्सिस में होगा, हमारे पास x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जो px होगा वो कैसा होगा, x एक्सिस में होगा, कैसा होगा, डंबल शेप का, कैसा होगा, डंबल शेप का। तो ये डंबल शेप्ड है, ये क्या हो गया हमारा, डंबल शेप्ड, ऐसा बनेगा। तो ये हमारा हो गया डंबल शेप्ड, ये हो गया हमारी x एक्सिस। अगर आपको y पे बनाना है तो y पे बना दो आप डंबल, ठीक है, y पे बना दो आप डंबल, और z पे कैसे बनेगा, z पे बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये 2pz हो गया, ये 2px हो गया और 2py हो गया। ऐसे 3p और 3px 3py के लिए बना सकते हैं, वो भी सेम डंबल शेप होंगे, बट उनकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, ठीक है। n = 1 2 n = 3, ऐसे जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसके लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 एंड +1, ये भी मैंने आपको बता दिया, डंबल शेप्ड होती है, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि p ऑर्बिटल का शेप कैसे होती है, तो कैसे होती है, डंबल शेप्ड। चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल 5 है, तो पहले हम पढ़ेंगे 3, ठीक है। d ऑर्बिटल 5 है, जिसमें से l = 2 होता है, हमको पता है। ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2। अब देखो हमारे पास 3 है, dxy dxz एंड dyz। ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं, जो dxy है वो किस प्लेन में बनेगा, xy प्लेन में, ठीक है, xy प्लेन में बनेगा, ठीक है, xy प्लेन में बनेगा। तो अगर मैं बनाऊं ऐसा, ये मेरे पास x है, ये y है, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो ये हमारा xy प्लेन में बन गया, ठीक है। तो ये जो है वो इनको बोलते हैं प्लेनर ऑर्बिटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्लेन में प्रेजेंट है, ये प्लेन में प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं प्लेनर ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं,
प्लेनर ऑर्बिटल्स, अगर एक्स जेड बनाऊंगा तो एक्स और जेड प्लेन बनेगा, ठीक है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन बनेगा, वाई में नहीं बनेगा। और डी वाई जेड बनाऊंगा तो एक्स में नहीं बनेगा, ये वाई में और ये जेड में बनेगा, ठीक है, एक्स में नहीं बनेगा। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये एक्सियल नहीं होते, ये एक्सिस पे नहीं होते हैं, ये कहाँ होते हैं, प्लेनर होते हैं, प्लेन पे होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लेन पे होते हैं। आ रहा है समझ में, ये क्या होते हैं, प्लेन पे होते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारे डी एक्स वाई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड। अब देखते हैं बचे हुए दो ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब देखो जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये तो 3D में दिखा रखा है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ऐसे बनाना है आपको, ये ऐसे हो गया और ये एक्स हो गया, तो एक्सिस पे है इसलिए इनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल। जो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये डी जेड स्क्वायर है। देखो डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, एक तो हमारे पास ऑर्बिटल होता है या एक लोब होता है, इसको लोब बोलते हैं, और एक होता है डिस्क, ये डिस्क बनती है बीच में, ठीक है, ये डिस्क होती है बीच में और ये हमारा ऑर्बिटल होता है, तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बनता है। तो ये हमारी डिस्क है, इसको बोलते हैं डिस्क, ये डिस्क बनी हुई है यहाँ पर, और ये हमारा लोब हो गया, ठीक है, ये हमारा लोब हो गया। तो ये 5 ऑर्बिटल्स थे आपको जो याद रखने हैं डी ऑर्बिटल्स के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। जो 3 आपके प्लेनर ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और एक्सियल ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। चलते हैं आगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा नोडल प्लेन्स, ठीक है, नोडल प्लेन्स एंड नोड्स। अब नोड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स और एक होते हैं एंगुलर नोड्स, ठीक है। पहले तो ध्यान रखना नोड्स क्या होते हैं, तो नोड्स वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नोड्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नोड्स। तो नोड्स का फॉर्मुला क्या होता है, नोड्स का फॉर्मुला होता है n-1। नोड्स का फॉर्मुला क्या होता है, अगर आपको किसी के लिए नोट्स निकालना तो क्या फॉर्मुला होगा, n-1। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो अब मैं आपको वहां से समझा देता हूं जहां पे हमने देखा था, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे नोट्स निकालो, तो यहां पे नोट्स कौन सा होगा, नोट्स होगा यहां पर, देखो ये पार्ट, ठीक है। जैसे अगर मैंने बनाया ये, तो ये पार्ट में नोड आएगा, ठीक है, ये पार्ट में नोड आएगा, मतलब इस पॉइंट पे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है। तो अगर हम नोड निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर नोड का फॉर्मुला होगा हमारा 2-1, क्योंकि 2 के लिए है ना, 2px 2py 2pz, तो 2-1 तो 1 नोड हो गया, मतलब यहां पर हमारा नोड है, क्या है हमारा, यहां पर नोड है। इसी तरह अगर हम dx की बात करें तो dx डी वाले ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल में देखो ये तो ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है। अगर मैं बना के दिखाऊं ब्लू कलर से, तो एक ये नोड है और एक ये नोड है, ठीक है, दो नोडल प्लेन्स है, क्या है, दो नोडल प्लेन्स है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। तो नोड्स क्या हो गए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो आप फॉर्मुला देख लेते हैं, तो ये नोड का फॉर्मुला है। अगर हम बात करूं रेडियल नोड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं रेडियल नोड की, तो रेडियल नोड के लिए फॉर्मुला होता है n-l-1। रेडियल नोड के लिए फॉर्मुला होता है, अगर आपको बोला जाए कि रेडियल नोड निकाल दो किसी भी ऑर्बिटल का या किसी भी सबशेल का, तो n-l-1, और एंगुलर नोड होता है हमारा l, एंगुलर नोड होता है हमारा l। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 4s के लिए, 4s के लिए मुझे रेडियल नोड निकालना है, क्या निकालना है, रेडियल नोड निकालना है और एंगुलर नोड भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मुला रखोगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बताया जाए कि एंगुलर नोड और रेडियल नोड निकाल दो, तो 4s के लिए देखो, 4s के लिए क्या है, n हमारा क्या है, n 4 है और l क्या है, 0 है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है। तो हमारा फॉर्मुला होता है n-l-1। तो 4 - 0 - 1, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 रेडियल नोड्स। कितने हो जाएंगे, 3 रेडियल नोड्स। और एंगुलर नोड क्या होता है, l, तो l की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 एंगुलर नोड्स, ठीक है, 0 एंगुलर नोड्स, 0 एंगुलर नोड्स। और ये टोटल नोड्स है, ठीक है, ये किसका फॉर्मुला है, टोटल नोड्स का, टोटल नोड्स का। तो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे इसके लिए, टोटल नोड्स हो जाएंगे, टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, ये 3 है और ये 0, तो 3 + 0 3, तो 3 + 0 इज 3 नोड्स, ठीक है। तो टोटल नोड्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो ऐसे हम किसी भी सबशेल के लिए नोड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नोड्स मतलब द स्पेस और द वॉल्यूम और द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। नोड्स नोडल पॉइंट भी होता है, नोडल प्लेन भी होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब कि हम इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, देखो
फॉर हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन वैल्यू ओनली, मतलब जो एनर्जी होगी ना सब शेल्स की, जो एनर्जी होगी 1s 2s 2p 3s 3p 3d, अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका, तो एनर्जी डिपेंड करेगी सिर्फ एन पे। तो जिसका एन सेम है उनकी एनर्जी भी सेम होगी। यहाँ पे देखो 2s है और यहाँ पे 2p है, तो उन दोनों की एनर्जी सेम। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, तो 3s 3p 3d एनर्जी सेम। बट जैसे हमने वन इलेक्ट्रॉन की जगह मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, वहां पे क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो चेंज रहेगी। एनर्जी डिपेंड करेगी n प्लस एल पे, ठीक है। एनर्जी डिपेंड करेगी n प्लस एल रूल पे, मतलब वहां पे n भी देखना है आपको और l भी देखना है। क्या देखना है, n भी देखना है और l भी देखना है, ठीक है। तो देखो एक बार ये पढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम अनलाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स नॉट ओनली इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट ऑल्सो इट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। वो प्रिंसिपल डिपेंड करेगी बट एल पे भी डिपेंड करेगी, मतलब एजिमुथल पे डिपेंड करेगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। उसको और क्या बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ध्यान रखना, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो दोनों पे डिपेंड करेगी, एन पे भी और एल पे भी, ठीक है। दैट इज फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF ऑल हैव डिफरेंट एनर्जीज। तो उसकी वजह से सबकी डिफरेंट एनर्जी होगी, क्योंकि एल की वैल्यू और एस की वैल्यू सबकी डिफरेंट होती है। Within a given principal quantum number, the energy of orbital increases in the order SPDF, ठीक है। तो इंक्रीज कैसे करती है, अगर हम बात करें सब शेल की ऑर्डर की, तो SPDF, ठीक है, SPDF से बढ़ती है, ठीक है। बट अगर हम बात करें, जैसे अगर हम n ले, 4s है हमारे पास और एक 3d है, ठीक है। मैं आपको n प्लस एल रूल समझाता हूँ। 4s के लिए n प्लस एल क्या हो गया, 4 प्लस 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, और ये हो गया 4s, ये हो गया 4 प्लस 0 4, और इसके लिए हो गया 5। कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, मतलब 5 की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब 3d की एनर्जी ज्यादा होगी। 3d की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी 4s से। आए समझ में, n प्लस एल रूल से हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वापस ग्राफ देखते हैं। तो 3d की एनर्जी ज्यादा होगी, तो 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s ही कम है। फिर 3p की ज्यादा होगी 3s से, क्योंकि 3p के लिए क्या है, 3 प्लस 1 4, और 3 प्लस 0 3, तो 3 फिर 4, 2p और 3s, 3 प्लस 0 और 2 प्लस 1, वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया देखो, अब हम चेक करते हैं 3s और 2p के लिए। क्या आप बोलोगे 3s टू 2p में तो n प्लस एल की वैल्यू सेम है, यहाँ पे 3 प्लस 0 है और यहाँ पे 2 प्लस 1 है, p के लिए l1 होता है ना, और यहाँ पे मैं n प्लस एल रूल सिखा रहा हूँ, ठीक है आपको। ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब क्या देखना है, तो जब भी n प्लस एल रूल की, n प्लस एल की सेम आए वैल्यू, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है n कहाँ पे ज्यादा है। क्या देखना है, n कहाँ पे ज्यादा है, तो n कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। n कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 3s की ज्यादा होगी 2p से, एज n इज हायर फॉर 3s। तो ध्यान देना, पहले सबसे पहले n प्लस एल की वैल्यू देखनी है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सबसे पहले n प्लस एल की वैल्यू देखनी है, अगर सेम है, n प्लस एल वैल्यू सेम है, फिर आपको देखनी है n वैल्यू। आए समझ में, तो 3 स्टेप्स करने। पहले n प्लस एल रूल की, n प्लस एल की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर डिफरेंट है तो सही है, आपको पता लग जाएगा किसकी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी वैल्यू कम होगी, एनर्जी की बात कर रहा हूं। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है, फिर क्या करना है, n की वैल्यू देखनी है। अगर n की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो सिंपली 4s 3d 6s 5d एंड 4f 6p। अब देखो रीजन क्या होता है इसका, द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सबशेल इज द म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये एनर्जी डिफरेंस क्यों जाती है, देखो एक इलेक्ट्रॉन की तो डिफरेंस नहीं थी, बट यहाँ पे डिफरेंट क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा, इससे दूर दूर जाएंगे वो। Mutual repulsion among the electrons in a multi-electron atoms. The only electronic interaction present in the hydrogen atom is the attraction between the negatively charged and the positively charged nucleus. Very important, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन कैसे होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में तो अट्रैक्शन ही होगा। दैट्स वाई अगर आपको हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन में सिर्फ आपको n से देखना है, ठीक है, सिर्फ आपको n से देखना है, एनर्जी का डिपेंड करती है। बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको n प्लस एल रूल से देखना है, बिकॉज वहां पे म्यूचुअल रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स बिसाइड द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस देयर आर रिपल्शन टर्म्स बिटवीन एवरी इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। Thus the sustainability of electron in multi electron atom is because total attractive interactions are more than the repulsive interactions, ठीक है। टोटल अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ज्यादा होते हैं टोटल रिपल्सिव इंट्रैक्शन से, इसलिए वहां पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इन जनरल द शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। जो शील्डिंग होती है न्यूक्लियस की, या आगे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव, ठीक है। इट लीड टू द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स विद इन द सेम शेल और सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल एज मेंशन्ड अर्लियर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ एन एंड एल। एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑन एन एंड एल आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट वन सिंपल रूल इज दैट द लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल
एन प्लस एल की वैल्यू सेम लोअर होगी तो एनर्जी भी लोअर होगी। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, जो मैंने आपको बता दी एग्जांपल कि क्या देखना है, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ एन विल हैव द लोअर एनर्जी। जिसकी एन की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी, जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी हायर होगी। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देख लो 1s वैल्यू ऑफ एन 1 0, तो वैल्यू ऑफ एन प्लस एल क्या होगी 1s। 2s के लिए 2, 2p के लिए 3, ठीक है 2p के लिए 3, 3s के लिए भी 3, बट यहाँ पर n की वैल्यू देखनी है आपको। यहाँ पे n की वैल्यू देखनी है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे लोअर एनर्जी हो जाएगी, n की वैल्यू 3 थी इसलिए ज़्यादा हो जाएगी। 3p 4s, 3p 4s देखो 4 और 4 सेम आ रहा है, 3p 4s में भी सेम आ रहा है, 3p 4s में भी सेम आ रही है n की प्लस l की वैल्यू, तो यहाँ पे 4s देखना है आपको, तो 4s ज़्यादा हो जाएगा 3p से। क्यों? क्योंकि 4 ज़्यादा बड़ा है 3 से। आ रहा है समझ में? फिर 3d ऑफ 4p, 3d ऑफ 4p में देखो 5 5, अब आपको क्या देखना है 3d देखना है या 4p देखना है, तो 3d 4p में समझा दिया आपको, 3d 4p में 4p ज़्यादा होगा क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3। आए समझ में? चले आगे। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, अब एनर्जी आपको याद कैसे रहेगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है, तो पहले एनर्जी को मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, देखो जल्दी से देख लो ये क्या क्या लिखना है। पहले आप लिख लो एक तरह से 1s लिख लो, 2s लिख लो, 2p लिख लो, 3s एक ही लाइन में, 3 वाले एक लाइन में, 4 वाले एक लाइन में, 3s 3p 3d, फिर 4 वाले एक लाइन में, 5 वाले एक लाइन में, 6 वाले एक लाइन में और 7 वाले एक लाइन में। 7s 7p सेम होगा 7d मत लिख देना और 7f मत लिख देना, वो होते नहीं है। ठीक है, 6d लिख सकते हो, 6f लिख सकते हो। ठीक है, और 3f मत लिख देना, 3f होता ही नहीं है। ठीक है, 3f होता ही नहीं है, तो f तो सिर्फ 2 ही होगा क्योंकि f के हमको पता है 2 ही पीरियड्स होते हैं, f 2 पीरियड्स में होते हैं सिर्फ। ठीक है, d कितने होते हैं 4 पीरियड्स में, तो d d d d। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है 1s। देखो अब कैसे आपको याद कैसे रहेगा एनर्जी ऑर्डर, तो 1s से जाओगे फिर 2s, फिर 2s से 2p पे, फिर 2p से 3s पे, फिर 3s से 3p पे और 4s पे, फिर ऐसे जाना है 3d 4p 5s, ऐसे जाना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है, फिर 5s 4d 5s 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर 5p 6d 7p, तो 7p की सबसे ज़्यादा एनर्जी और 1s की सबसे कम एनर्जी। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, और जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता क्या है और कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको रूल्स पढ़ने की इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने ऑर्बिटल में सबसे पहला रूल है ऑल्फो प्रिंसिपल, ऑफबॉ प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है ऑफबॉ प्रिंसिपल? द वर्ड ऑफबॉ इन द जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप, मतलब बिल्डिंग अप करना, सारी चीज़ों को जोड़कर रखना। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेंगे? ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या मिलेंगे? ऑर्बिटल्स में मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे ना, 1 2 1 2 3 ऐसे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। जो ऑर्बिटल्स होंगे वो फिल्ड होंगे, मतलब किससे फिल्ड होंगे? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, मतलब अगर हमारा 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग एन ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ऑर्बिटल्स में। तो ये बोलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऑर्डर में हमको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम, पहले लोअर एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे फिर हाई एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, as you have learned above, energy of a given orbital depends upon effective nuclear charge and different types of orbitals are affected to different extent. Thus there is no single ordering of energies of orbitals which will be universally correct for all the atoms. ठीक है, यूनिवर्सली एटम्स करेक्ट नहीं है, बट आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताई दिया इस पूरे ट्रिक से। ठीक है, कैसे याद रखना है 1s 2s 2p 3s, तो ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी क्या बोलते हैं देखो, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे वॉल्फगैंग पॉली। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। हमारे पास 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है ना, एन एल पी एस है ना, एन एस पी एस। अगर मैं लिखूँ 3s, लिखो 3s और मैं लिखूँ 3s1 और 3s2, तो देखो यहाँ पे 3s में n सेम है, n3 है, यहाँ पे भी n3 है, L0 है क्योंकि S है, यहाँ पे भी L0 है। ml की वैल्यू की mls होगा, nl ml होगा ये। ठीक है,
mls, तो ml की वैल्यू हो जाएगी 0, ml की वैल्यू हो जाएगी 0। बट अगर आप 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो आप एक तो ऐसे रखोगे, एक ऐसे रखोगे, एक क्लॉकवाइज रखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज रखोगे ना, तो एक किलो हो जाएगी हमारी s की वैल्यू प्लस हाफ और एक किलो हो जाएगी s की वैल्यू माइनस हाफ। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन से आपकी 3 वैल्यू सेम हो सकती है, आपकी 3 वैल्यू सेम हो सकती है, बट चौथी वैल्यू हमेशा डिफरेंट ही होगी, मतलब s की वैल्यू हमेशा डिफरेंट ही होगी। तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, मतलब सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हो सकता है, सिर्फ 3 वैल्यू सेम हो सकती है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, इनकी अपोजिट स्पिन होगी, ठीक है। तो दिस मींस दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, 3 क्वांटम नंबर्स NL ML बट हैव द अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, अपोजिट होगा, इसके लिए प्लस हाफ होगा तो इसके लिए माइनस हाफ होगा, इसके लिए माइनस हाफ होगा तो इसके लिए प्लस हाफ होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑन द नंबर बाय ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल हेल्प इन कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी प्रेजेंट इन एनी सबशेल, ठीक है। क्या बताता है इससे पता क्या लग रहा है कि कैपेसिटी पता लग रही है कि किसी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की सबशेल में, किसी सबशेल में प्रेजेंट होने की कैपेसिटी पता लग रही है किसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। For example, subshell 1s comprises one orbital and thus the maximum number of electrons present in one subshell can be 2, ठीक है। हमको पता है कि एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। आया समझ में? कोई भी एक ऑर्बिटल ले रहे हो आप, उसमें आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन सबशेल कैन बी 2 in P and D subshells, the maximum number of electrons can be 6 and D, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। This can be summed up, तो ये भी मैं आपको बता दे, the maximum number of electrons कितने हो सकते हैं, number of electrons n equals to 3 subshell 2n square, 2 n क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 18 हो गया। कैसे होगा 18, तो 3s 3 के लिए क्या हो सकता है, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। 3s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, 3d के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर आप पूछूं आपसे कि ऑर्बिटल का मैंने क्या बताया था, n स्क्वायर बताया था, क्या ऑर्बिटल का क्या बताया था, n स्क्वायर, ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या बताया था, n स्क्वायर बताया था, n स्क्वायर मतलब 3 3 9, तो 9 हो गए, तो 9 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे n इक्वल्स टू 3 के लिए, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 के लिए हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स होंगे, ये मैंने आपको बता दिया सब, ठीक है। ये अब आ रहा है पर मैं आपको बता दिया सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है हुंस रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, ये बताता है हुंस रूल, ठीक है। हुंस रूल क्या बताते हैं, देखो हमारे पास 3d7 है, मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर पढ़ेंगे। 3d7 है, मेरे को देखो इसका मतलब क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पता लगेगा आपको। ये तो हमको बता रहा है n की वैल्यू, ये हमको बता रहा है l की वैल्यू, और ये 7 क्या बता रहा है, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, मतलब हमको 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो हुंस रूल क्या बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में एक एक करके फिल होंगे, एक एक फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। मतलब मैंने पहले 5 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा मत कर देना कि आप पहले क्या कर रहे हो, आप पहले पेयरिंग करवा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हुंस रूल क्या बोलता है कि पहले हर इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन अ सिंगल ऑर्बिटल, देन पेयरिंग विल स्टार्ट, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये करेक्ट मेथड होगा फिल करने के लिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो गलत है तो हटा ही देते हैं। तो अब बस पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको बताया वही पढ़ा हुआ है। द रूल डील विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम सबशेल, ठीक है, 3d सबशेल, दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इट मींस, तो ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, सारे क्या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, इक्वल एनर्जी, ठीक है, इक्वल एनर्जी। इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल p हो d हो f हो डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron। सब में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है पहले, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड, ठीक है। सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कैसे आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, कैसे आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, ये होता है हाफ साइज एरो, और ऐसे बना सकते हो फुल साइज एरो, ठीक है, फुल साइज एरो भी बना सकते हो। अब देखो आपको लिखना कैसे, आपको लिखना कैसे ये बताओ। देखो आपको लिखना है 2s1, 2s1 मतलब 2 है यहाँ पर ऑर्बिट, ऐसे यहाँ पे सबशेल, और 1 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये 1 किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, 1 किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को। तो इट 1 कीप्स इन माइंड द बेसिक रूल्स व्हिच गवर्न द फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो हमने रूल्स पढ़े अभी 3, ठीक है, जो अभी हमने 3 रूल्स पढ़े, हुंस रूल,
पॉलिक्स प्रिंसिपल और एफबॉ प्रिंसिपल, अगर आपने तीनों रूल्स अच्छी तरह समझ लिए तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा दिए हैं रूल्स, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख ले। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख ले। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। फॉर एग्जांपल एसपी, ऐसे नोटेशन कर सकते हैं और ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझा सकते हैं। देखिए ये ऑर्बिटल डायग्राम है और ये हमारा एसपीडीएफ नोटेशन है। ठीक है, दो तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो, आपको पहले क्या करना है, आपको पहले देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको फिलिंग कैसे करनी है, फिलिंग कैसे करनी है ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब फिलिंग कैसे करनी है लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। तो 1s और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s1, और आप कैसे दिखाओगे, ऑर्बिटल पिक्चर ये 1s1। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन देखने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। तो यहाँ पे कैसे दिखाओगे, एक ये और एक ये, दोनों एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही ऑर्बिटल में फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं। इन द फर्स्ट रोटेशन द सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव लेटर है यहाँ पर, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सबशेल इज डिपिक्टेड एज अ सुपरस्क्रिप्ट लाइक एबीसी। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, यहाँ पे क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द सिमिलर सबशेल रिप्रेजेंट फॉर डिफरेंट सेल is differentiated by writing the principal quantum number before the respective subshell। ठीक है, हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना है बिफोर द रिस्पेक्टिव सबशेल। ठीक है, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा, फिर सबशेल आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, बस ये बताया उसमें। तो देखो हम कैसे बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो और पॉजिटिव साइन और एन एरो। ठीक है, और नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन से दिखा सकते हैं और पॉजिटिव साइन से दिखा सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ सेकंड नोटेशन ओवर द फर्स्ट इज दैट इट रिप्रेजेंट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इट रिप्रेजेंट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। The hydrogen atom has only 1 electron which goes in the orbital with the lowest energy 1s, तो 1s1 हो गया। ठीक है, 1s1 हो गया। That it has 1 electron in the 1s orbital. The second electron in helium also can occupy the second electron in 1s orbital। ठीक है, इन द नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स, अब देखो नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स का बताया दो, आपको लिख के बताया दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो लिथियम का कितना है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले 1s में 2 भिड़ेंगे, पहले 1s को कंप्लीट करोगे, फिर 2s पे जंप करोगे आप, फिर किस पे जंप करोगे 2s पे, तो 2s पे 1 होगा क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने 1s में फिल कर दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s में, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 2s में। ठीक है, आप देख लो बी के लिए क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। बी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बी में। बोरोन में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करे, पांचवा यहां पर। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहां फिल करे, 2 यहां फिल करे। अब देखो ध्यान से, अब कौन सा रूल आएगा, हर्ट्ज रूल। कौन सा रूल आएगा, हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या बोलते हैं कि पहले हर ऑर्बिटर में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पहले आपको हर ऑर्बिटर में 1 इलेक्ट्रॉन देना है, फिर फिलिंग करनी है। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा 2 यहां पर, 2 यहां पर, कितने होते हैं 7 होते हैं, 6 इसमें और 7 इसमें, तो 2 यहां पर, 2 यहां पर, फिर 1 यहां पर, 1 यहां पर, 1 यहां पर। ठीक है, अब ऑक्सीजन में फिलिंग होगी, ऑक्सीजन में पेयरिंग होगी, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 1 1 1, और फिर लास्ट 8वां इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। ठीक है, और कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर एफ के लिए कितना होता है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर और 9 यहां पर। ठीक है, ऐसे फिल करना है, पहले आपको सारा बिल्डिंग फिल करना है, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। फिर यहाँ पे 10 है, तो 10 में तो क्या हो जाएगा 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, लिख कैसे दोगे आप इसको, लिखोगे ऐसे 1s2 और 2s1, इसको लिखोगे 1s2 2s2, इसको कैसे लिखोगे 1s2 2s2 और 2p1। बोरोन के लिए क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 2p है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के लिए तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p, कितना है 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p4। सिमिलरली अगर नियॉन की बात करूं तो नियॉन में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p और ये 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है। क्लियर है, सिंपल। आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस स्पीशीज में, और वैसे फिलिंग करनी है ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर देखो अब ट्रिक बता दें कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड मेथड। आपको पता है कि एनी के पास कितने 1s2 2s2 2p6, मतलब पूरा फील्ड है, पूरा क्या है फील्ड है। अब अगले जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको अगले सबशेल में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा सबशेल में। ठीक है, तो एनी के लिए आप पूरा ना लिख के क्या करोगे, आप पहले एनी लिख दोगे। यहां पर क्या लिख दोगे, आप पहले लिख दोगे एनी, एनी लिख दोगे। एनी मतलब क्या दिखा रहा है, एनी दिखा रहा है कि ये पूरा लिखा हुआ है। एनी आप लिख दिया मतलब ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये लिखा हुआ है आपने, तो आपको पूरा ना लिखना पड़े तो आप पहले से क्या लिख दो, नोबल गैस लिख दो। हमेशा नोबल गैस लिखनी है। ठीक है, हमेशा क्या लिखनी है, नोबल गैस लिखनी है। तो यहाँ पे 3s1 हो गया,
अगर आपको मैग्नीशियम लिखना है तो मैग्नीशियम कैसे लिखोगे, एनी लिख दोगे पहले, एनी मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने इसमें दिखा दिए, Mg मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखाओगे 3s2, 3s2 आया समझ में। तो ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो Na के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1 लिख सकते हो, या लिख सकते हो आर्गन 2 आर्गन, ठीक है। फॉलो द सेम पैटर्न एज द एलिमेंट्स फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, तो लिथियम से नियॉन जैसे आपने लिखा वैसे ही सोडियम से आर्गन तक फॉलो होगा। सिंपल, आपका 2s से वो बन जाएगा 3s, और 3s बन जाएगा और 3p बन जाएगा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन कैन बी रिटन एज, Na को लिख सकते हैं हम Ne3s1, और आर्गन को लिख सकते हैं Ne3s2 3p6, ठीक है। अगर मेरे को आर्गन को लिखना है तो आर्गन का लिखूंगा, आर्गन लिखूंगा Ne मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख दिए पूरे यहाँ पर, और फिर लिखोगे 3s2 3p6, आए समझ में। अब देखो, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं, ठीक है। अब क्या आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, ये होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हो ना किसी भी सबशेल में, वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आप सबसे लास्ट में फिल कर रहे हो, जो सबसे आप लास्ट में फिल कर रहे हो उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स, जो कंप्लीटली फिल्ड शेल्स है ना, ये देखो ये होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो आपने फिल कर दिए हैं। बट सबसे बाहर वाला है, जो सबसे बाहर वाला है 1, ये 3s1 है ना, सो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट है ना, अगर हम बात करें कंपेयर करें इस वाले एटम की, तो इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन्स इन Ne आर द कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Na to Ar आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन पोटेशियम कैल्शियम द 4s ऑर्बिटल being lower in energy than the 3d orbitals occupied by the 1 and 2 electrons respectively, ठीक है। अब आते हैं हम 3d और 4p में। तो न्यू पैटर्न इज फॉलोड बिगिनिंग विद स्कैंडियम, द 3d ऑर्बिटल बीइंग लोअर इन एनर्जी देन 4p ऑर्बिटल, ठीक है। तो 3d की कम होगी एनर्जी और 4p की ज्यादा होगी, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 3d में भरा जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन 3d, इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन 3d, पहले 3d में डालेंगे और फिर आएगा हमारा 4p, फिर 4p में जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्कैंडियम लिखना है, स्कैंडियम क्या होता है 21 लिखना है, तो 21 के लिए देखो आर्गन होता है 18, आर्गन क्या नोबल गैस, तो आर्गन तो ऐसे लिख दो, मतलब आर्गन क्या दिखा रहा है 18 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दिए। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे 4s2 और 3d1, 4s2 और 3d1 लिखोगे, ठीक है, 4s2 और 3d1। देखो कॉन्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स, जो हमारे 10 एलिमेंट्स है 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, द 5 3d ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली ऑक्यूपाइड। वी मे बी पजल्ड बाय द फैक्ट दैट द क्रोमियम कॉपर, अब इनका अलग होता है, ठीक है। अब बताता हूं मैं क्रोमियम और कॉपर का अलग क्यों होता है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ सब स्कैंडियम 21, तो Ar 4s2 3d1, टाइटेनियम 22, तो Ar तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, Ar तक क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, Ar क्या दिखा रहा है 18 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है आपको। तो टाइटेनियम हो गया हमारा Ar 4s2 3d2, वेनेडियम 3d3, क्रोमियम 3d4 होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये गलत हो जाएगा अगर आप ये लिखोगे तो क्या होगा असली वाला, सही वाला क्या होगा 4s1 3d5। मतलब क्या करा मैंने क्या करा कि जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन था वो यहां पर लेके आ गया, जो 4s का इलेक्ट्रॉन था वो 3d में लेके आ गया, ठीक है। अब ये होता क्यों है यहां पर, सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में होता क्यों है, क्योंकि जो 4s की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ 4s होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, एनर्जी ऑफ 4s एनर्जी ऑफ 3d के ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन 4s से उछल के 3d में आ जाता है, ठीक है, 4s से जंप मार के 3d में आ जाता है। किस केस में, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के केस में, मैंने ब्लॉक्स बना भी रखा है, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के केस में। अभी क्रोमियम और कॉपर के केस में क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा हाफ फील्ड क्या होती है, फुल फील्ड क्या होती है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब ये हाफ फील्ड क्या होती है, हाफ फील्ड मतलब कि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 ऐसे लिख दो 3 4 5, तो ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है ना, 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं बट 5 बना दिए, तो 5 की वजह से ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड की वजह से हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जनरेट हो जाती है यहाँ पर। अब मैं ये बताऊंगा अभी स्टेबिलिटी जनरेट क्यों होती है हाफ फील्ड से, तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जनरेट हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 4s2 3d4, ये गलत हो जाएगा, इट इज 4s1 3d5, ठीक है, 4s1 3d5 होगा। आ रहा है समझ में, 4s1 3d5 होगा, ठीक है, सिंपल। फिर mn के देखते हैं, तो mn के लिए 25 क्या हो जाएगा 4s2 3d5, सिंपल, कोई चेंज नहीं होगा। 3d5 क्या है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल है, ये पहले से हाफ फील्ड है, ये हमने नहीं बनाया हाफ फील्ड,
ये पहले से स्टेबल है, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, बट यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, जिसके मैं आपको रीजन ही बता दिए। 2 रीजन बताएं, एक तो एनर्जी ऑफ 4s और एनर्जी ऑफ 3d सेम होती है, और एक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का रीजन है। नेक्स्ट आता है Fe26, तो Fe26 3d6, CO27 3d7, Ni28 3d8, कॉपर। अब देखो कॉपर का होना क्या चाहिए 4s to 3d9, बट ये नहीं होता। कॉपर का क्या होता है असली में, कॉपर का होता है 4s1 3d10। क्या होता है 4s1 3d10। अब आपको समझ आ गया होगा कि 4s1 और 3d10 क्या होता है। एक तो पहले सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि एनर्जी ऑफ 4s जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एनर्जी ऑफ 3d के, इसलिए क्या होता है जो 4s इलेक्ट्रॉन उछल के क्या आ जाता है 3d में, 4s इलेक्ट्रॉन उछल के आ जाता है 3d में, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो ये हो गया 4s1 3d10। आ रहा है समझ में। दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे फुल फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। अब 3d10 सारे के सारे क्या है, फील्ड है, 3d10 सारे के सारे फील्ड है, कॉपर में फील्ड है, तो यहाँ पे क्या आ गई फुल फील्ड स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, फुल फील्ड स्टेबिलिटी आ गई। इस वजह से कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन शो करते हैं, तो क्रोमियम में क्या होगा 4s1 3d5 और कॉपर का क्या होगा 4s1 3d10, ठीक है, कॉपर का क्या होगा 4s1 3d10। जिंक की बात करें तो जिंक क्या होगा Ar 18 इलेक्ट्रॉन्स, देन 90 20 और यहाँ पे 10, ठीक है, 3d10 हो जाएगा यहाँ पर 3d10, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है जिंक में 4s2 3d10। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है 2 चीजें, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम होगा हमारा 4s1 3d5 और कॉपर होगा 4s1 3d10। 2 रीजन मैंने आपको बताई दिए हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड ध्यान रखना है आपको। तो हाफ फील्ड मतलब कभी, हाफ फील्ड मतलब P3 भी हाफ फील्ड है क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर P3 दिख गया आपको तो P3 मतलब हाफ फील्ड और स्टेबल है, ठीक है, वो कॉन्फिगरेशन स्टेबल है। D5 भी हाफ फील्ड है तो कॉन्फिगरेशन स्टेबल है। F7 भी हाफ है क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना मैक्सिमम। अगर 14 का आधा करेंगे 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने फिल कर दिए तो वो भी क्या हो गई हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन हो गई, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, और ये हो गई हमारी फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन P6 D10 और F14, ठीक है, P6 D10 और F14, क्योंकि ये सारे फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, तो ये कॉन्फिगरेशन भी स्टेबल होती है और ये कॉन्फिगरेशन भी स्टेबल होती है। बट अगर आप पूछो कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल होती है तो फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है। अगर हम बात करें ऑर्डर की तो फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड, ठीक है, फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। तो ये सारी क्या है स्टेबल कॉन्फिगरेशन है ड्यू टू, तो इस स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है, जिससे मैंने आपको बताया क्रोमियम और कॉपर टू अटेन द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विद द सैचुरेशन ऑफ 3d ऑर्बिटल्स द फिलिंग ऑफ 4p ऑर्बिटल स्टार्ट्स एट गैलियम। अब आगे उनके ऑर्बिटल, ठीक है, जिंक के आगे देख रहे हैं हम गैलियम एंड इट्स कंप्लीट एट क्रिप्टन, ठीक है, गैलियम से क्रिप्टन होगा। और आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो गैलियम से क्रिप्टन हो जाएगा। इन द नेक्स्ट 18th एलिमेंट्स फ्रॉम रुबिडियम टू ज़ीनॉन द पैटर्न ऑफ फिलिंग द 5s 4d 5p ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ 4s 3d एंड 4p ऑर्बिटल। जैसे हमने 4s 3d और 4p ऑर्बिटल्स भरे, वैसे सिमिलरली हम रुबिडियम से ज़ीनॉन भर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स अ टर्न ऑफ 6s ऑर्बिटल इन सीजियम एंड बेरियम द ऑर्बिटल कंटेन्स 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। देन फ्रॉम लेंथेनम टू मरकरी, जो फिर f ऑर्बिटल्स की एंट्री होगी, ठीक है, फिर f ऑर्बिटल्स की एंट्री होगी जब लेंथेनम से मरकरी जाएंगे हम। द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन 4f एंड 5d ऑर्बिटल, जो कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हुए ना जब 12th में, तो वहां पे इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप समझ सकते हो, सिंपली आपको फिल करना है और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में फिल करना है, जो मैंने आपको बताई हुई थी ट्रिक, ठीक है, स्पाइरल वाली ट्रिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो आती कैसे है, तो मैंने आपको रीजन बताई दिए, एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं कि इन सर्टेन एलिमेंट्स सच एज कॉपर एंड क्रोमियम विद 2 सबशेल 4s एंड 3d डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जी, मतलब उनकी एनर्जी क्या होती है सिमिलर होती है एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम अ सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी टू अ सबशेल ऑफ हाई एनर्जी, मतलब 4s से 3d में चले जाएगा। 4s क्या है लोअर एनर्जी का सबशेल है, 4s लोअर एनर्जी का सबशेल है, ये लोअर एनर्जी है ना, और 3d क्या है हाई एनर्जी है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से कहां जाएगा, हायर से जा रहा है, यही जा रहा है, ठीक है, लोअर से हायर जा रहा है। प्रोवाइडेड सच अ शिफ्ट रिजल्ट इन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल ऑफ हाई एनर्जी गेटिंग आइदर कंप्लीटली हाफ फील्ड और हाफ फील्ड, ठीक है, या तो हाफ फील्ड होना चाहिए या फुल फील्ड होना चाहिए, तो हाफ फील्ड हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर फुल फील्ड हो रहा है। तो समझ आ गया रीजन, बिकॉज ऑफ द very less difference in the 4s orbital and 3d orbital, that's why the electrons from the s orbital will goes into the 3d orbital. The valence electronic configuration of Cr and Cu क्या होते हैं, ये हमको बता दिया 3d5 4s1 3d10 4s1 and not 3d4 4s2 and 3d9 4s2। ये मत लिख के आना गलती से भी, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं तो ये मत लिख के आना, ठीक है, मैं लाइन से कैंसिल भी कर देता हूँ,
ये मत लिख के आना। कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला, ठीक है। कौन से वाले हैं सही? ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल होते क्यों एक्चुअली, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल होते क्यों हैं, ये कुछ बच्चों को बहुत परेशानी होती है देखने में। मतलब हमने बोल तो दी कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल है, बट होते क्यों हैं, रीजन क्या है इनका? तो फर्स्ट रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज वेल नोन दैट द सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। कहीं भी आप देख लो पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में जहां पे सिमेट्री होती है ना, वहां पे स्टेबिलिटी होती है। अपनी लाइफ में भी देख लो। The completely filled or half filled subshells have symmetrical distribution of electrons in them and are therefore more stable. क्योंकि symmetrical distribution first reason हो गया symmetrical distribution। देखो symmetrical distribution है, ठीक है। Electrons in the same subshell here 3D have equal energy but different special arrangement, ठीक है। एनर्जी इन सबकी सिमिलर है, एनर्जी इन सबकी सिमिलर है, इसलिए इनको बोला डीजनरेट इलेक्ट्रॉन्स या डीजनरेट ऑर्बिटल्स, बट इनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, ठीक है। Consequently, their shielding of one or another is relatively small and the electrons are more strongly attracted by the nucleus. तो इनके बीच में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बहुत कम है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? रिपल्शन बहुत कम है। रिपल्शन इज वेरी लेस, रिपल्शन इज वेरी लेस और अट्रैक्शन ज्यादा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन देखते हैं। सेकंड रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी, जो इस डायग्राम से उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, जो उन्होंने डायग्राम से बहुत समझा रखा है अच्छी तरह। देखो, द स्टेबलाइजिंग एनर्जी इफेक्ट अराइजेस whenever two or more electrons with the same spin are present in the degenerate orbital of subshell, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम स्पिन के ना सारे क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे क्या सकता है? यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। फिर इसकी बात करो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सकता है। फिर इसकी बात करो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सकता है, ये यहाँ सकता है, और इसकी बात करो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सकता है। मतलब कितने ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। 4 एक्सचेंज बाय 1 इलेक्ट्रॉन, 3 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 2, 2 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 3 और 1 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 4। तो कितने ज्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगी? एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। क्या होगी? एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। These electrons tend to exchange their positions and the energy released due to this exchange is called exchange energy. Very important point, ठीक है, मार्क कर लो इसको। यहाँ पे क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब इन नंबर ऑफ एक्सचेंज की वजह से द नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबशेल इज आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। सबशेल का एक्सचेंजेस, जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जो कब मैक्सिमम होगा? जब हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा, ठीक है, या हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा। दैट्स व्हाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशंस आर मोर स्टेबल। आया समझ में, ठीक है। तो अब एनर्जी रिलीज हो गई, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम, सो इज द स्टेबिलिटी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना सिस्टम में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी, हाई एनर्जी में रहना कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। हाई एनर्जी में रहना कोई पसंद नहीं करता। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है, उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होता है। You may note that the exchange energy is at the basis of Hund's rule, that electrons which enter orbitals of equal energy have parallel spin as far as possible. In other words, the extra stability of half-filled and completely filled subshell is due to the relatively small shielding. Small shielding मतलब repulsion. Shielding आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए समझ लो रिपल्शन, ठीक है। शील्डिंग मतलब क्या होता है? रिपल्शन होता है। शील्डिंग मतलब रिपल्शन, ठीक है। सेकंड, द लार्ज एक्सचेंज एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो रीजन आपको ध्यान आ गए, दो रीजन आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है मे बी असर्शन रीजनिंग में। दो रीजन कौन कौन से हैं? एक तो लो शील्डिंग एनर्जी, ठीक है, लो शील्डिंग, स्मॉल शील्डिंग, ऐसे तीन है एक्चुअली। स्मॉल शील्डिंग, ठीक है, स्मॉल कोलंबिक रिपल्शन एनर्जी। कोलंबिक रिपल्शन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन एनर्जी कम होगी, और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी लार्ज होगी तो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी, उसकी वजह से स्टेबिलिटी जनरेट होगी, ठीक है, उसकी वजह से एनर्जी स्टेबिलिटी जनरेट होगी। तो दिस इज फाइनली, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, आई नो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर पूरे वीडियो को जरूर से देखना, ठीक है। अभी तो आप लास्ट तक पहुंच गए होंगे, तो आई होप आपने ये वीडियो पूरी अच्छी तरह देखी होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखी या नहीं देखी, और आपको कैसी लगी वीडियो, पक्का से बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो के लिए, बहुत ज्यादा कंटेंट बनाया है, तो इस वीडियो को मुझे बताना जरूर कमेंट में कैसा लगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी, और किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, ठीक है, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट जरूर बताना। आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स, ठीक है, आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर 3 आएगा, क्लास 11 का चैप्टर 3 आएगा, जो कि कौन सा है? द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज पीरियोडिसिटी, ठीक है,
पीरियोडिसिटी आएगा, जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना, इससे आपके सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, बेसिक्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है, पीरियोडिसिटी पे। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।